Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from SAS Vidyamandira classes, दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। चलिए बेटा बात करें बेटा लास्ट क्लास में बेटा हमारे पास 3D चल रहा था, ठीक है ना। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं अपना। बेटा लास्ट क्लास में हमारे क्या चल रहा था, 3D के अंदर 11 पॉइंट तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड प्लेन पैरेलल टू द P1 इज इक्वल टू x1 x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख देना, इज इक्वल टू 0 है। ये P1 का मतलब इस तरह से डॉट करके है, ठीक है ना। ये P1 दे रखा है, P1 की इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है। आगे लिखा हुआ है सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19, ठीक है ना। मतलब प्लेन मेरा इसके तो पैरेलल है, ठीक है। और बेटा उसके जो वो जो प्लेन है वो तीनों एक्सिस को जब कट कर रहा है, जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। तो बेटा ये बोल रहा है इन तीनों का सम जो जा रहा है बेटा वो कितना जा रहा है, 19। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा जब आप इसको, पहली बात तो आपको प्लेन निकालना है, और बेटा प्लेन निकालने के बाद आपको बेटा इसका और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखिए पहली बात तो जो हमको यहाँ पे देखनी चाहिए कि एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं। अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम। सर इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, 1 5 माइनस 4 मेरा सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो सिर्फ ये चेंज होगा। यहाँ पे 5 है तो बेटा वहां पे हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहली बात तो 5x वो x प्लस 5y माइनस 4z प्लस में डी कर लो या इक्वल टू डी कर लो। क्या कर लो, इक्वल टू डी कर लो, क्योंकि कांस्टेंट है बेटा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। अब आपसे बोल रहा है कि बेटा आपके इसका जो सम जा रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जो इंटरसेप्शन सम जा रहा है बेटा वो कितना जा रहा है, 19। तो बेटा पहले आप इसको क्या करोगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पहले इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसमें कन्वर्ट करोगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। सर कैसे करेंगे बेटा, अभी तो हमने पढ़ा था, किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। क्या था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या दे रखा है, इधर मुझे डी दे रखा है। क्या दे रखा है, इधर मुझे क्या, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। हाँ, इधर मुझे क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो क्या करूंगा, डी को बेटा मैं नीचे ले आऊंगा। तो जैसे डी आया मुझे क्या मिला, एक्स अपॉन डी, इधर क्या मिला प्लस वाई अपॉन डी बाई 5 प्लस वाई अपॉन डी बाई 5। अगला क्या मिलेगा बेटा, प्लस जेड अपॉन माइनस डी बाई 4। मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, अब आगे मुझे बोल रहा है इन तीनों का सम जा रहा है 19, दैट इज डी प्लस डी बाई 5 माइनस डी बाई 4 इज इक्वल टू 19। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा डी मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे बेटा, डी मेरा आ गया 20, और डी 20 आती है मेरा आंसर क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4z माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, पहला डिस्टेंस तो क्या था बेटा d माइनस डी टू, डी माइनस डी टू, तो डी कितना है 5, 5 माइनस माइनस 20, ठीक है। तो ये तो हो गया 25, और नीचे क्या गया बेटा, नीचे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 1, बी स्क्वायर कितना है 25, सी स्क्वायर कितना है 36। तो बेटा ये मेरे पास हो गया, सी स्क्वायर कितना है 16, तो बेटा ये मेरे पास हो गया रूट 42, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड प्लेन पैरेलल टू प्लेन P1 क्या है 2x माइनस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट at a distance of 2 units from the point 1, 2, -3। पहली बात तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन मुझसे ये बोलना चाह रहा है कि एक प्लेन निकालिए जो इसके तो पैरेलल हो, इसके तो क्या हो, पैरेलल हो, और बेटा जिसकी इस पॉइंट से दूरी क्या हो बेटा 2 यूनिट हो, इस पॉइंट से दूरी क्या हो बेटा 2 यूनिट हो। मुझे बेटा वो प्लेन निकालना है। बेटा देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। पहली बात तो अगर मैं देखूं तो उसने मुझसे बोल रखा है कि बंधु मेरा इसके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल है तो पहली बात तो मुझे ये चीज एज इट इज मिलने वाली है 2x माइनस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, मेरा डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। अब बेटा आगे क्या मुझसे बोल रहा है कि उसकी इस पॉइंट से दूरी मेरी दे रखी है 2 यूनिट। क्या दे रखी है, 2 यूनिट। तो बेटा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। फॉर्मूला बेटा मेरे पास क्या था बेटा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। था कि नहीं था,
ठीक है। तो बेटा अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाता हूँ तो देखो मेरे पास पॉइंट ए क्या है बेटा 1, बी क्या है मेरा 2, सी क्या है मेरा -3 और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बेटा मेरे पास ये जी 2x - 6y + 3z = d। तो बेटा 2 कितना आ गया बेटा, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 2 कैसे अभी तो बोला ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2 = 2x - 2 × 6 माइनस में 3 × 3 माइनस में d। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मुझे मिल गया 16 = d + 19। अब बेटा देखिए यहाँ पे हम एक खेल हमारे साथ पंगा होता है, बच्चा इसको पॉजिटिव ही ओपन करता है, बच्चा इसको बोलता है सर d = 19 + 14, t = 19 + 14 और बेटा d को यहाँ से -5 निकाल देता है। ठीक है ना बेटा, ये बिल्कुल सही कर रहा है, बट मैं आपको बता दूं हमारे पास कभी भी अगर मॉड आ रहा है तो बेटा वो प्लस माइनस में ओपन होता है, याद है कि नहीं है? हमारे पास कभी भी अगर मॉड आएगा तो वो प्लस माइनस में ओपन होगा। ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे सर डी तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो बेटा डी अकेला थोड़ी है, अकेला डी थोड़ी है, डी के साथ 19 भी तो है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो अगर मैं यहाँ पे -14 रखता हूँ और डी को मैं लेके आता हूँ, मुझे कितना मिलेगा बेटा, देखो मुझे मिला, हाँ सॉरी डी तो पॉजिटिव, डी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये वाला डी, ये वाला डी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये जो दूरी है ये पॉजिटिव होती है हमारे पास, ठीक है, मॉडुलस के बाहर है इसलिए मॉड लगाते हैं, बट जब मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो एक बार आएगा -14, तो बेटा एक बार मुझे मिलेगा -5 और बेटा एक बार मुझे मिलेगा -33। क्लियर? डालो आंसर निकालो। बेटा ध्यान रखना एग्जाम में दोनों ऑप्शन भी हो सकती हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा मजेदार क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा आपका इसमें कोऑर्डिनेट के कमांड के पता पड़ेगा कि कोई कोऑर्डिनेट से पूरा लिंक क्वेश्चन है, कैसे अभी बताता हूं। क्वेश्चन देखिए बेटा, ए प्लेन which remain at a constant distance p from the origin cutting the coordinate axis at a b c, find locus of centroid of triangle abc and centroid of tetrahedron abc। मतलब ये आपका प्लेन है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो पहला पॉइंट बोला है कि अगर इस प्लेन की दूरी जो है वो आपके ओरिजिन से ऑलवेज पी मेंटेन रख रहा है। क्या मेंटेन रख रहा है? ऑलवेज पी दूरी मेंटेन रख के अगर मैं इस प्लेन को घुमाना स्टार्ट करूं, आप जानते हो चारों तरफ घूमेगा ये प्लेन, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, सब जगह घूम सकता है। ठीक है, बट इस तरह घुमाना है कि उसकी जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस प्लेन की बेटा वो ऑलवेज कितनी हो रही है? पी हो रही है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा जो वो तीनों एक्सिस को जो कट कर रहा है, ठीक है, वो कितना है बेटा? ए बी सी है। क्या है बेटा? ए बी और सी है। क्लियर? अच्छा अब मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे निकालना है जो ये ट्राइंगल जा रहा है, जो ये ट्राइंगल जा रहा है, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का बेटा मुझे लोकस निकालना है। क्या निकालना है? लोकस। काम की बात। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर आप लोकस निकालते हैं तो एक्स वाई जेड के टर्म में ही निकलेगा। ठीक है। अच्छा पहली बात तो देखो, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो पहली बात तो मैं अगर बात करूंगा सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? देखो अगर ये मेरा ए बी सी है, ए बी सी है, अगर ये मेरा ए बी सी है तो सेंट्रोइड क्या होगा बेटा? मेरा अल्फा हो जाएगा a/3, याद आया सभी को? पहले लिखा हुआ है। बीटा हो जाएगा b/3 और गामा हो जाएगा c/3। ठीक है, ये अल्फा बीटा क्या है बेटा? ये है अल्फा बीटा गामा बेटा, मेरे पास तीनों क्या है बेटा? ये है मेरे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। अब पंगा की बात क्या है सर कि भाई तीनों की तीनों वेरिएबल है, तीनों की तीनों वेरिएबल है पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि मेरा प्लेन मूव कर रहा है तो बेटा ये कोऑर्डिनेट भी मूव करेंगे, पहली बात तो। दूसरा बेटा अगर आपको इसका लोकस निकालना है तो बेटा आपको अल्फा बीटा गामा को किसी एक इक्वेशन से लिंक करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगर ये आपको लोकस निकालना है तो इन तीनों चीजों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखिए क्वेश्चन पे हम वापस चलते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दे रखा है? देखो मुझे दे रखा है सेंट्रोइड की बात चल रही है तो सेंट्रोइड मैंने निकाल लिया, कॉन्सेप्ट यूज हो गया। ठीक है, ट्राइंगल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है एबीसी पे, मैंने निकाला अल्फा = a/3, बीटा = b/3, गामा = c/3। तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यूज कर लिया। अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? अब बेटा एक ही चीज रह गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। क्या रखिए बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, सिर्फ ये चीज रह गई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो बेटा सिर्फ मुझे अब मेरे पास सिर्फ यही चीज है, तो बेटा आपको इसका यूज करना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा अल्फा बीटा गामा को आपस में लिंक करने के लिए। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्योंकि एग्जाम में कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले पी निकालूंगा एबीसी के टर्म में। क्या निकालूंगा? पी निकालूंगा एबीसी के टर्म में। ठीक है सर, एबीसी के टर्म में क्यों निकालूंगा? क्योंकि बेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरा जो ट्राइंगल है वो ए बी सी पे कट कर रहा है। अगर वो एबीसी पे कट कर रहा है तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा?
x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। होगी नहीं होगी? अब बेटा अगर मुझे P निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से, तो बेटा आपको देखो मेरा जो P निकलेगा वो ऑलवेज A B C के टर्म में निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं मेरे पास P कितना होता है बेटा, ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस z अपॉन में, हाँ अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होता है नहीं होता? अब देखो x1 कितना है 0 क्योंकि ओरिजिन है, y1 कितना है 0 क्योंकि ओरिजिन है, z1 कितना है 0, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 प्लस 0 माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या मिलेगा ए स्क्वायर का, दैट इज मतलब ए स्क्वायर का मतलब ए कितना है बेटा यहाँ पे 1 अपॉन ए है, बी कितना है 1 अपॉन बी, सी कितना है 1 अपॉन सी, तो बेटा ये आ गया अंडर रूट में 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का होल स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? अब देखो मॉडुलस है, ठीक है, मॉड को हटाने का तरीका पूरे का होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो बेटा होल स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया मेरा पी स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन में ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट हट चुका है, 1 अपॉन के अंदर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको तो मैं इधर ले गया और पी को बेटा मैं इधर ले गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई नहीं हुई? तो आपने क्या किया बेटा, आपने ए बी सी के टर्म में अपना एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, बट आपको ए बी सी नहीं चाहिए, आपको तो एक्स वाई जेड चाहिए, किसके भी, वो भी सेंट्रॉइड के, वो भी सेंट्रॉइड के। तो देखो ए के बाद अल्फा क्या है बेटा मेरा, अल्फा मतलब एक्स, अल्फा मतलब एक्स क्योंकि वेरिएबल है, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, तो अल्फा कितना है a/3, बीटा कितना है b/3, गामा कितना है c/3, तो a कितना आ गया 3 अल्फा, b कितना आ गया 3 गामा, सी कितना आ गया 3 डेल्टा, आएगा नहीं आएगा बेटा? अगर मैं तीनों को यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे कितना मिल गया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन पी स्क्वायर। सर 9 क्यों बेटा, ये 3 स्क्वायर 9 देगा, ये 3 स्क्वायर 9 देगा, ये 3 स्क्वायर 9 देगा, पूरे में से 9 कॉमन आया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या क्लियर? अल्फा बीटा गामा तीनों वेरिएबल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन 9 अपॉन पी स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? सिमिलर बेटा सेंट्रोइड और टेट्राहेड्रॉन की बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन बी स्क्वायर। 16 क्यों बेटा, अगर आपको याद हो टेट्राहेड्रॉन के अंदर बेटा a/4 हुआ करता था, ये b/4 होता था, ये c/4 होता था, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बजाय 9 के क्या मिलेगा 16 दैट इज बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी जेई में पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना भी काफी हाई है रहती है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। जरा क्वेश्चन समझने को बेटा, आप भी जानते हो कि मेंस के अंदर वो चीज इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाती है जो ऑलरेडी एडवांस में आ चुकी है, और बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक और बढ़ जाती है। क्वेश्चन भी शानदार है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप ये समझिएगा। आपसे पूछा है बेटा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 0, -3 from the plane x minus y minus z is equal to 9 measured parallel to the line L is equal to x minus 2/2 is equal to y plus 2/3 is equal to z minus 6/6, z minus 6/6। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भैया मेरे पास एक प्लेन है, ये रहा, मेरे पास एक प्लेन है, ये रहा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, एक अलग समझाता हूँ। भाई मेरे पास एक प्लेन दे रखा है, ये मुझे एक प्लेन दे रखा है इस तरह से, ठीक है, एक मुझे पॉइंट दे रखा है, ये रहा एम पॉइंट, ठीक है। अगर बेटा मैं इसकी सिंपल सी डिस्टेंस पूछता हूं तो बेटा मैं ये दूरी बताया था सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं निकाल देता, ठीक है, बट बेटा एग्जामिनर ये दूरी नहीं पूछ रहा। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि भैया इस पॉइंट की दूरी निकालो प्लेन से किसके अलोंग टू पैरेलल टू द लाइन, मतलब आपको एक लाइन दे रखी है कुछ इस तरह से, एक लाइन और दे रखी है, ये दे रखी है, तो एग्जामिनर बोल रहा है बेटा कि इस पॉइंट की दूरी निकालो इस प्लेन से कि इसके जो इसके पैरेलल निकले, क्या निकले, इस लाइन के पैरेलल निकले, मतलब कुछ इस तरह से। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इस तरह से। तो बेटा आपको अगर ये मान लो ये एन पे कट कर रहा है तो बेटा आपको ये एम एन निकालना है, क्या निकालना है, ये एम एन निकालना है। अब सर कैसे निकालूं, कैसे निकालूं बेटा, देख बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है सर, कैसे लॉलीपॉप है बताता हूँ बेटा। देख काम के दिमाग लड़ाना कि सर मुझे ये दूरी निकालनी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल बोलते उसने क्या दे दिया, पैरेलल बोलते बेटा उसने इस लाइन की इक्वेशन दे दी। सर कैसे दे दी, कैसे दे दी बेटा, इसकी इक्वेशन क्या है देख, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 6/6। पहली बात तो नीचे वाला क्या दे रहा है, डायरेक्शन, नीचे वाला क्या दे रहा है, डायरेक्शन, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल हैं।
अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन मेरा क्या होगा, सेम होगा। क्या पहली बात क्लियर हुई नहीं हुई? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है सर, ये ऊपर क्या दे रहा है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है? मैं बोलूंगा बेटा ऊपर मेरा पॉइंट है, क्या है मेरा, फिक्स पॉइंट है। ठीक है सर, बट यहाँ पे तो फिक्स पॉइंट मेरा चेंज हो गया, तो मैं कहूंगा तू भी चेंज कर दे, किसने मना किया है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो -2 की जगह क्या चला जाएगा, 1, 2 की जगह 0 और -6 की जगह -3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये आ गया x - 1 y - 0 z + 3 अपॉन में 2 3 - 6। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ बेटा? देख, अगर तुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, अगर तुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, तो देख मैंने उससे कहा था कि अगर कभी भी एक पॉइंट दो जगह लाई कर रहा है, अगर आपको याद हो हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी किया था कि ये वाला पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट लाइन पे भी याद कर रहा है, याद आया नहीं आया? तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि एक पॉइंट लाइन के ऊपर भी है और प्लेन के ऊपर भी है, तो लाइन के थ्रू उसकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लो, लाइन के थ्रू उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लो, और बेटा फिर उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकल जाएं तो उसको प्लेन में डाल दो, तो आपका एंड पॉइंट निकल जाएगा। और अगर एंड पॉइंट ही निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा, मैं बेटा यहां से इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूंगा। कितना आएगा, x = 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 1, y = 3 लैम्डा और z = बेटा -6 लैम्डा -3। ठीक है, और ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट मेरे प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट मेरे प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं डाल दूं x की जगह 2 लैम्डा + 1, y की जगह 3 लैम्डा और z की जगह -6 लैम्डा + 1। लैम्डा आ गया मेरा 1, लैम्डा 1 आते ही मेरा पॉइंट कितना आ गया, 3 3 - 9। अब बेटा आपको m पता है, आपको n पता है कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, मेरा आंसर आ गया। अगली हेडिंग क्या है बेटा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है बेटा, देखो आपको दो प्लेन दे रखे हैं, आपको इन प्लेन के बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखो सिंपल सी बात है, जब आप मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है, ये दो प्लेन हो गए आपके, आपने दो के जो प्लेन के जो दो पट्टे होते हैं ना, ये ठीक है। हाँ तो बेटा इनके बीच में एक प्लेन आपको ढूंढना है, एक तो इनके बीच में इधर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा इस तरफ से, और बेटा एक इस तरफ से निकलेगा। ठीक है ना। हाँ तो बेटा ये दो प्लेन निकलेंगे जो बेटा इन दोनों के क्या होंगे, आपस में एंगल बाइसेक्टर होंगे। क्या होंगे बेटा, एंगल बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, सॉरी प्लेन बाइसेक्टर होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन। ठीक है, तो सर मैं निकालूं कैसे, मैं निकालूं कैसे, मैं निकालूं कैसे? बेटा एक सिंपल सी बात समझना कि एंगल बाइसेक्टर जो भी मेरा प्लेन होता है, ये वाला अगर मेरा प्लेन एंगल बाइसेक्टर है, तो बेटा अगर मैं इस प्लेन को और इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूं, अगर मैं इस प्लेन के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूं, और सेम बेटा मैं इससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूं, क्या डालता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूं, तो बेटा ये एंगल मेरा क्या होगा, हाँ ये जो दूरी होगी वो ऑलवेज क्या होगी बेटा, बराबर होगी। होगी नहीं होगी सर, कैसे बराबर होगी, कैसे होगी, कैसे होगी बेटा? इस पॉइंट से अगर मैंने दो परपेंडिकुलर डाले, तो पहली बात तो ऑरेंज से यहाँ तक की दूरी बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90, ये 90, तो मुझे क्या मिल गया, RHS। मिला नहीं मिला, RHS, these two triangles are congruent, these two triangles are congruent। और अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent हो गए तो बेटा ये वाली लाइन को इसके बराबर होना पड़ेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? D1 = D2। ठीक है, तो सर मैं निकालूंगा कैसे? अरे भाई ये जो पॉइंट होगा ना, ये तो इस प्लेन के अंदर होगा ना, इसके अंदर, तो इस पॉइंट के अगर मान लो x1, y1, z1 अगर मैं बोलता हूं, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन बाइसेक्टर कितनी हो जाएगी बेटा? मैं दोनों के, मैं प्लेन से जो दूरी निकल रही है D1 और D2 को इक्वेट कर दूंगा, तो बेटा मेरे पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकल जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बताते हैं। तो प्लेन मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 = 0। मैंने प्लेन 2 मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 = 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या हो जाएगी? अगर मेरे पास x y z है तो मुझे क्या मिल जाएगा, a1x प्लस a2y प्लस a2z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस में बेटा वापस मोड के साथ हाँ जी, मोड नहीं, मोड ओपन कर दीजिए, तो प्लस माइनस लग गया तो मोड ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो a1 स्क्वायर प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन में अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, चलिए बेटा आगे बात करते हैं।
अब बेटा दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटा, हमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है पोजीशन ऑफ ओरिजिन, एक तो बनता है पोजीशन ऑफ ओरिजिन, एक बनता है बेटा आपका एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बनता है बेटा? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना बेटा। इसको निकालने के बेटा मेरे पास दो तरीके, कितने तरीके बेटा? दो तरीके। पहला तरीका क्या है बेटा, जो सबसे नॉर्मल तरीका है कि सबसे पहले तो बेटा इक्वेशन के अंदर d1 d2 को पॉजिटिव कर लो। क्या करो बेटा? इक्वेशन के अंदर d1 और d2 को पॉजिटिव कर लो। सर पॉजिटिव कैसे करूंगा, पॉजिटिव कैसे करूंगा बेटा? मान लो मेरा d1 नेगेटिव है, मान लो ये -5 है, ठीक है ना, तो क्या करोगे? पूरी इक्वेशन का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर दोगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि इसको क्या कर लो? पॉजिटिव कर लो, दोनों को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। पॉजिटिव करने के बाद बेटा जब आप इसे पॉजिटिव कर लोगे बेटा, तो उसके बाद बेटा जो भी यहाँ पे तो दो इक्वेशन बन रही है प्लस माइनस वाली, बन रही है नहीं बन रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो प्लस वाली इक्वेशन होगी ना वो तो मुझे देगी ओरिजिन, और जो नेगेटिव वाली होगी वो देगी विदाउट ओरिजिन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि फर्स्ट मेक d1 d2 पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव करने के बाद जो भी पॉजिटिव साइन से इक्वेशन आ रही है, जो मेरे पॉजिटिव साइन से इक्वेशन आ रही है, वो मुझे क्या देगी बेटा? ओरिजिन देगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात ये तो निकल गया बेटा पोजीशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। दूसरा बेटा मेरे पास क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बेटा एक्यूट एंगल। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मल चीज है, सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल वाला कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है बेटा जरा समझना कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर मेरे नेगेटिव आते हैं, अगर मेरे क्या आते हैं? नेगेटिव आते हैं, तो बेटा जो ओरिजिन होगी ना, पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग D1 D2 पॉजिटिव। ये जो हम बात करेंगे ये तब करेंगे जब मैं D1 D2 को पॉजिटिव कर दूंगा। D1 D2 को क्या कर दूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा। तो बेटा अगर D1 D2 मेरे पॉजिटिव है, तो अगर मेरे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर मेरे नेगेटिव आते हैं, तो बेटा मेरा एक्यूट एंगल ओरिजिन पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? ओरिजिन पे। सो ओरिजिन से मतलब अब आप मुझे बताना कि इसमें मैंने ओरिजिन किसे माना था? प्लस वाले को माना था, नहीं माना था? किसको माना था? प्लस वाले को। इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन आती है तो प्लस वाला जो होगा बेटा वो मुझे क्या दे देगा? वो मुझे एक्यूट एंगल दे देगा। क्या दे देगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर बेटा यही मेरा पॉजिटिव आता है, अगर मेरा ये क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो बेटा जो मेरा प्लस वाला था बेटा वो मुझे क्या दे देगा बेटा? वो मुझे दे देगा ऑब्ट्यूज एंगल। इज इट क्लियर टू ऑल? वो क्या दे देगा? ठीक है। अगर बेटा मैं दूसरे तरीके की बात करूं, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो बेटा देखो सेकंड अप्रोच हमारे पास क्या आ जाएगी। अगर मैं इसी चीज को जो हमने ऊपर लिखी है, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, किसकी फॉर्म में लिखता हूं? वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, तो बेटा एक प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? r1 n1 माइनस डी अपॉन मॉड n, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ठीक है। प्लस माइनस में r2 n2 माइनस d2 अपॉन मॉड n2, होगा नहीं होगा? देखो ध्यान से देखो, यही लिखा हुआ है। ये तो मेरा मॉड n हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और ये क्या थी बेटा? ये मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन थी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस z, ठीक है। और बेटा इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूं बेटा? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं बेटा मैं कैसे? r n1 माइनस d1 लिखता हूं कि नहीं लिखता? ठीक है। और आपने यहाँ पे x1 वैल्यूज डाली हैं, आपने अपनी वैल्यूज डाली हैं, तो बेटा इसलिए मैंने इसको बोल दिया r1 n1 माइनस d1 अपॉन मॉड n1, और इधर क्या हो जाएगा? r2 n2 माइनस d2 अपॉन मॉड n2। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल वाली जो बात चल रही है, मैंने आपसे कहा था कि एक तरीका तो बेटा मेरे पास ये वाला फॉर्म होता है कि मैं इस तरह निकाल लूं। ठीक है, सेकंड बेटा जो हमारे पास मेथड है बेटा, वो सेकंड मेथड बेटा हमारा आता है कॉस से। क्या आता है बेटा? कॉस से। ठीक है, कि सर मान लो मैं भूल गया तो थोड़ा दिमाग, हम इस चीज को दिमाग से भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा बेटा? सेकंड मेथड हमारे पास क्या बोलता है? ये सेकंड मेथड बेटा थोड़ा सा हार्ड है, बट कई बार ये वाला मेथड हमारे लिए रामबाण का इलाज करता है। किसका इलाज करता है? रामबाण का। कई बार क्वेश्चन आपके बल्कि होते हैं, बहुत बल्कि होते हैं, एंगल्स भी निकालना होता है कि भाई एक्यूट एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, तो बेटा ये हमारे काम आता है। ये हमारे काम आता है कि भाई सब कुछ निकालना है तो भाई कॉस, सीधे कॉस की बात करो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं सबसे पहले किसी भी एक प्लेन की वैल्यू को, मतलब कि जो मेरे पास मैंने इक्वेशन ऑफ निकाली, तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास दो इक्वेशन आने वाली है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। आएगी नहीं आएगी? दो बाइसेक्टर इक्वेशन आएगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सर कौन कौन से? एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं दोनों में से किसी भी एक बाइसेक्टर के नॉर्मल को, मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर को निकाल लूंगा। मैं किसी भी एक इक्वेशन के डायरेक्शन वेक्टर को और किसी भी प्लेन के डायरेक्शन वेक्टर का एंगल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एंगल। सर इससे फायदा क्या होगा जरा समझना भाई, सिंपल सी बात है, इधर ही समझा देता हूं कि ये मेरा प्लेन था। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये जाएगा और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा?
ठीक है। और हम जानते हैं कि बेटा अगर मुझे एंगल बिटवीन द प्लेन निकालना होता है, अगर मुझे एंगल बिटवीन द प्लेन निकालना होता है हाँ, तो मेरे पास ये फॉर्मूला लगता है, याद है ना, कि मैं बजाय उसके प्लेन के उनके नॉर्मल का एंगल निकाल लेता हूं, वही मेरा एंगल बिटवीन द प्लेन होता है। ठीक है। अब बेटा एक बात सोचना कि यही एंगल तो निकलेगा मेरा, निकलेगा नहीं निकलेगा, यही एंगल निकलेगा। ठीक है, मतलब ये मेरा थीटा निकलेगा, इसमें थीटा ये होगा और इसमें थीटा ये होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट मैं तो बोल रहा हूं एक्यूट और ऑब्ट्यूस, एक्यूट का मतलब पूरा ये वाला और ऑब्ट्यूस का मतलब पूरा ये वाला, पूरा बड़ा वाला। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो आप जो यहां से एंगल निकालोगे ना, आप किसी भी एक प्लेन को लेके और किसी भी एक बाइसेक्टर को लेके जो एंगल निकालोगे ना, वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल होगा उसका हाफ होगा। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उनका क्या होगा? हाफ होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये सोचिए कि अगर मेरे पास टोटल एंगल, अगर मेरे पास टोटल एंगल एक्यूट था, मतलब जीरो से लेके थीटा जो था 0 से लेके 90 था, तो थीटा बाई 2 कितना आएगा बेटा? ये 0 से लेके 45 नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? ठीक है। और अगर थीटा बाई 2 0 से लेके 45 आएगा, इसका मतलब कॉस थीटा बाई 2 जो होगा वो कहां से कहां तक आएगा बेटा? वो 1 से लेके 1/√2 तक आएगा, नहीं आएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने क्या बोला? अच्छा, थीटा मतलब 2 थीटा ले लो, क्योंकि इसको मैं थीटा मान रहा हूं, तो ये भी थीटा होगा, तो इसका पूरा एंगल तो 2 थीटा हुआ ना, तो 2 थीटा ले लो भैया, थीटा के कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 2 थीटा हो गया, तो ये मेरा हो गया थीटा। ठीक है। हाँ, तो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉस का किसी भी एंगल, किसी भी एक एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन का, किसी भी बाइसेक्टर ऑफ प्लेन का और किसी भी प्लेन का एंगल निकालूंगा। कैसे? एन P1 एक मतलब प्लेन का, और एन B1 किसी भी बाइसेक्टर का। ठीक है। डॉट अपॉन मॉड, डॉट अपॉन मॉड। अगर बेटा इसकी वैल्यू मेरी 1/√2 से 1 के बीच में जाती है, 1/√2 से 1 के बीच में जाती है, इसका मतलब जो एंगल है ना वो मेरा 0 से लेके π/4 तक है, मतलब एक्यूट एंगल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर बेटा वो मेरी 1/√2 से 0 के बीच में जाती है, इसका मतलब एंगल क्या है? थीटा मेरा 0 π/4 से π/2 तक, तो 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा? 2 थीटा हो जाएगा π/2 से लेके पाई तक। ठीक है। मतलब अगर मेरा एंगल 0 से लेके 1/√2 तक चला गया, इसका मतलब वो क्या है? ऑब्ट्यूस है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर 1/√2 से 1 तक गया, तो जो B1 आया है वो एक्यूट एंगल के अंदर लाई कर रहा है, और अगर 0 से लेके 1/√2 गया, तो बेटा जो B1 आया है बेटा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर लाई कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये अगर एग्जैक्टली 1/√2 आ गया, इसका मतलब ये दोनों मेरे क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। थोड़ी भारी बात बोली मैंने, ठीक है, और ट्राई करूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझाने का भी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? इफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, सॉरी फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बाइसेक्टर ऑफ ए प्लेन। P1 आपको दे रखा है r डॉट I1 प्लस 2j1 प्लस 2k1 इज इक्वल टू 19, और r डॉट 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो मेरे पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या हो जाएगी? r को एज इट इज रख दो, r डॉट में 1 प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस में 19 अपॉन में अंडर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर ये भी 4 हो गया। ये मैंने 3 किया, क्या 2 मोटर किए 3 किया है, मतलब 13। इधर देख लेते हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये बेटा मिसप्रिंट नहीं कर दिया है, 4 है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है बेटा? ये 4 ही है। ठीक है, 2 था ना, तो ये 4 ही है। ठीक है। हाँ, इधर क्या आएगा? प्लस माइनस, अगर तो इधर तो ये वाला हो गया प्लेन 1, मेरे पॉइंट की दूरी किससे? प्लेन 1 से। तो प्लेन 2 से दूरी कितनी होगी बेटा? r डॉट 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 12k कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में 4 स्क्वायर 13, 3 स्क्वायर 9, और बेटा 12 स्क्वायर 144। होगा नहीं होगा? अगला काम क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा मेरे पास ये आ गया। आया नहीं आया? अब बेटा यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके, एक बार प्लस को लूंगा और एक बार माइनस को लूंगा। लूंगा नहीं लूंगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब बेटा मान लो मैंने प्लस को लिया, जब मैंने प्लस को लिया तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, जब मैं प्लस को लूंगा तो उधर जाने पे ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 13 माइनस 12i कितना होगा? आई। होगा नहीं होगा? 26 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो क्या होने वाला है? एड अप माइनस होने वाला है।
ठीक है, तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर वालों का साइन चेंज करते चलो, अंदर वालों का साइन चेंज करते चलो। तो ये था 13, ये हो जाएगा -12, ये 26, ये हो जाएगा +9, तो ये हो गया 35, ये था 26, ये हो जाएगा -36, तो बेटा ये हो गया -10। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर भागा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जो सारे मैंने कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये तो ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा मेरा 256। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाइसेक्टर नंबर 1। ठीक है ना। और बेटा जब मैं माइनस वाले को लूंगा तो 13 + 12 25, 9 और 6 17, और बेटा ये हो गया 62। तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया ये वाला वैल्यू, ये क्या आ गया मेरा B2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया कि भैया एंगल ऑफ बाइसेक्टर, एक प्लेन ऑफ बाइसेक्टर कैसे निकालूं? अगर बेटा अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्यूट एंगल निकाल, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं किसी भी एक प्लेन को ले लूंगा। मान लो मैंने P1 ले लिया और यहाँ से मैंने B1 ले लिया। क्या ले लिया? P1 ले लिया और B1 ले लिया। ठीक है, तो बेटा इन दोनों के बीच का मैं एंगल निकाल लूंगा। तो इसका वो क्या है बेटा, देखो इसका है 1 2 2, डायरेक्शन रेशियो कितना है बेटा इसका 1 2 2 है कि नहीं है? तो मैंने इसके लिए लिख दिया बेटा, किसके लिए क्या लिख दिया 1 2 2। ठीक है, और B1 है कितने बेटा 1 35 और -10। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 1 × 1 कितना आ गया 1, 2 × 25 कितना आ गया +17, और बेटा 2 × -10 कितना आ गया -20। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अंडर रूट में कितना आ गया, अंडर रूट में 1² + 2² + 2², और इधर कितना आएगा बेटा अंडर रूट में 1 + 35² और प्लस बेटा 10²। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा मैंने कॉस को सॉल्व किया, बेटा मेरे पास ये वैल्यू आई। इसको सिंप्लीफाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा मैंने कॉस को सॉल्व किया, मेरे पास ये वैल्यू आई। अब बेटा आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये वैल्यू मेरी 1/√2 से छोटी है या बड़ी है, 1/√2 से छोटी है या बड़ी है। अब बेटा कई बार बच्चा सॉल्व करने बैठ जाता है, थोड़ा कम दिमाग लड़ा लेना बेटा, दिमाग लड़ा लेना कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1/√2 मुझे कम मिलेगा। देखो इसकी बात अगर मैं की तो 1/2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं हुआ अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब बेटा ये बताओ, ये लिखा हुआ था, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, सिंपल सी अप्रोक्सीमेशन कर लो, सिंपल सा, इसको 300 मान लो, इसको 1200 मान लो, या बढ़ा दो या 1400 मान लो। ठीक है बेटा, जब मैं काटूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1/, अगर ये 1200 से भी होता है ना तो 1/4 मिलता, और 1/4 1/2 से छोटा होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब जो वैल्यू है ना वो मेरी 1/2 से छोटी है। और बेटा कॉस के अंदर अगर मेरी वैल्यू 1/√2 से छोटी है तो π/4 से छोटी या π/4 से बड़ी? 1/√2 से अगर वैल्यू मेरी छोटी है, 1/√2 मेरा इधर मिलता है, इधर, इससे छोटी अगर वैल्यू आ रही है तो π/4 से बड़ी वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? इसका मतलब थीटा मेरा π/4 से बड़ा, और π/4 से बड़ा, इसका मतलब B1 मेरा क्या हो जाएगा, B1 मेरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे गलत लिखा है, सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा बेटा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो अगर B1 ऑब्ट्यूस में, तो ऑब्ट्यूस में क्या आ गया बेटा, B2 मेरा ऑब्ट्यूस में आ गया। अगला पूछा है बेटा, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। तो पहले बात बेटा मेरे D1 D2 दोनों पॉजिटिव, मेरे D1 D2 दोनों पॉजिटिव, तो मैं क्या निकालूंगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। निकालिए A1 A2 5 6 -1 × -2 2 2 × 6 12, और बेटा 3 × 8, हाँ ओनली इतना, कितना है बेटा 20 का मतलब ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया पॉजिटिव। और मैंने कहा था कि अगर मेरा ये ग्रेटर देन 0, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 तो ओरिजिन कहाँ लाई करेगी, ऑब्ट्यूस एंगल पे। क्या समझ में आया नहीं आया? ओरिजिन कहाँ लाई करेगी, ऑब्ट्यूस एंगल पे। इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल मुझे क्या देगा, जो पॉजिटिव ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पे लाई करने वाली थी, पॉजिटिव पे। ओरिजिन कहाँ लाई करने वाली थी, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव ने क्या दे दिया, ऑब्ट्यूस। तो एक्यूट कौन देगा बेटा, नेगेटिव वाला बेटा मुझे क्या दे देगा, एक्यूट दे देगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो मैं निकालने वाला हूं मैं सीधे नेगेटिव वाली इक्वेशन ही निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू? ये कॉन्सेप्ट बेटा अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे, बट यहाँ पे करने से पहले एक बात को ध्यान रखना था कि डी जब यहाँ पे आता तो ये नेगेटिव हो जाता, -19 हो जाता। ठीक है, तो बेटा आपको पहले पूरे से माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब ये माइनस, ये भी मेरा माइनस, ये भी मेरा माइनस, और बेटा ये हो गया मेरा पॉजिटिव। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब आप चेक कर लो, -1 × 4 -4, -2 × -3 +6 और -2 × 12 -24। तो ये कितना आ गया बेटा नेगेटिव, मतलब जो 0 था, सॉरी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो ओरिजिन है
वो कहाँ पे लाई कर रही है, एक्यूट एंगल पे लाई कर रही है। और एक्यूट एंगल का मतलब ओरिजिन कहाँ लाई करती है, प्लस पे लाई करती है। इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला होगा ना वो तो आपको देखा एक्यूट, और जो नेगेटिव वाला होगा वो आपको देखा ऑब्ट्यूज। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आप इसको भी इस तरह से कर सकते थे। बस आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले डी को पॉजिटिव मुझे बनाना है, डी को मुझे पॉजिटिव बनाना है। डी पॉजिटिव बनने के बाद पॉजिटिव देगा ओरिजिन, नेगेटिव देगा विदाउट ओरिजिन, ठीक है। और अगर नेगेटिव गया तो एक्यूट और पॉजिटिव गया तो ऑब्ट्यूज, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा अगली हेडिंग है हमारे पास फैमिली ऑफ प्लेन। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो फैमिली ऑफ प्लेन और फैमिली ऑफ लाइन एक ही बात है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट। देखो जो आपकी पॉइंट से दूरी थी वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कौन सा था, स्ट्रेट लाइन का। प्लेन में दूरी थी, कॉन्सेप्ट कौन सा था, स्ट्रेट लाइन का। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आगे हमने देखा था कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, एंगल बैक्सेटा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, स्ट्रेट लाइन का। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा फैमिली ऑफ लाइंस, क्या थी बेटा, L1 प्लस लैम्डा L2। फिर आपने पढ़ा होगा फैमिली ऑफ सर्कल, क्या था बेटा, C1 प्लस लैम्डा C2। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? फिर आपने पढ़ा होगा फैमिली ऑफ कॉनिक, तो बेटा वो क्या था, C1 प्लस लैम्डा C2। कॉनिक का मतलब, C का मतलब कॉनिक, ठीक है। तो बेटा वही आपका प्लेन का भी होता है, P1 प्लस लैम्डा P2, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो जो प्रॉपर्टी हम, जो डेफिनेशन वहां पे पढ़ी थी वही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ऑल द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 एंड P2। जिस लाइन पे देखो, लाइन जो होती है बेटा वो कट करती है प्लेन पे। बेटा ध्यान रखना, लाइन कट करती है पॉइंट पे। लाइन आपकी 2D होती है तो वो पॉइंट पे कट करती है। प्लेन आपका 3D होता है तो बेटा वो लाइन पे कट करता है। मतलब 3D कट करता है 2D में और 2D कट करती है 1D पे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो प्लेन कहां पे कट करता है, एक लाइन पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बात सोचिएगा, आपकी कॉपी को अगर आप ओपन करोगे ना तो आपके जो पट्टे हैं, आपके जो पेजेस हैं, तो जो उसका जो आखिरी छोर है ना जहां पे सभी पेजेस बंद रहे वही बेटा जो आपका आखिरी छोर है बेटा, वो उन सभी पेजेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है? अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन है, ना कि पॉइंट, ठीक है। तो बेटा जो प्लेन होता है बेटा वो ऑलवेज लाइन में कट करते हैं। इंटरसेक्शन दो वही लिखा हुआ है, लाइन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। वो सभी क्या हो जाएंगे, फैमिली ऑफ प्लेन। जैसे आपकी कॉपी है, आपके सभी पेज एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी पेजेस क्या हो गए बेटा, फैमिली ऑफ प्लेन्स हो गए। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और सभी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी P1 प्लस लैम्डा P2, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है बेटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इंपॉर्टेंट है। इधर क्यों दिया मैंने, बट कोई ना दिया तो समझ लीजिए बेटा। देखो सिंपल सी बात है, ये मेरा एन वेक्टर होता है कि नहीं होता, एन कैप। हम जानते हैं ना प्लेन के परपेंडिकुलर की बात करता है, ठीक है। और जो लाइन का होगा उसको मैं एल बोल दूं, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना कि एक्चुअल में तो हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं बट हमें दिखता ये है, एपियर ये होता है, प्लेन की बात करते हैं ना और निकालते हैं हम इसे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। होगा नहीं होगा? क्योंकि मुझसे तो इन दोनों के प्लेन की बात पूछी है, मुझसे पूछा गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और लाइन एंड प्लेन तो सर ये होगा, मतलब ये थीटा होगा। तो ये कितना होगा सर, ये होगा 90 माइनस थीटा। और जो मैं यहां से निकालता हूं ना वो ये निकालता हूं, 90 माइनस थीटा निकालता हूं। तो एक्चुअल में जो निकलता है ना बेटा वो निकलता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू L डॉट n अपॉन मॉड n मॉड L। तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट होके बन जाता है साइन थीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा जब आप प्लेन और लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, जैसे लाइन में क्या मिलता है, कॉस मिलेगा, प्लेन में क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। बट जब प्लेन और लाइन मिलेगा ना बेटा तो बेटा आपको साइन मिलेगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? प्लेन पे कॉस, लाइन में कॉस, बट लाइन और प्लेन आते ही बेटा वो क्या मिलेगा, साइन मिल जाएगा। बाकी सब चीज सेम, सिर्फ साइन रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ये आपकी प्लेन था, ये आपकी लाइन थी। तो लाइन में आप जानते हो A1 B1 C1, प्लेस में A B C, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में समेशन A1 का होल स्क्वायर इनटू समेशन A2 का समेशन A' का होल स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल चीज है, रटी हुई है आपको, ठीक है। अब हम चलते बेटा सीधे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्लेन P1 इज इक्वल टू x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 4 इज रोटेटेड थ्रू द 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
ठीक है, विद प्लेन x plus y plus 2z is equal to 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू पोजीशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू पोजीशन। बेटा देखिए सिंपल सी बात जरा समझिएगा कि अगर जो मेरे पास नया प्लेन बन रहा है वो क्या बनेगा, p1 प्लस लैम्डा p2 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0, बनेगा नहीं बनेगा। और बेटा आपसे क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, हाँ LP इंटू NP इंटू NP1 इज इक्वल टू 0। ये समझ में है बेटा, डायरेक्टर रेशियो ऑफ प्लेन और डायरेक्टर रेशियो ऑफ न्यू प्लेन, दोनों का एंगल 90, तो डॉट कितना निकलेगा बेटा मेरा 0, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं दोनों को डॉट करूंगा तो देखो P2 तो मेरे पास क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या निकल गया बेटा, ये क्या निकल गया, ये मेरे पास निकल गया बेटा हाँ जी, 1 प्लस लैम्डा एक्स, 1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस प्लस 2 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0, निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। अगला काम, तो देखो मेरे पास क्या निकल गया बेटा, मेरे पास निकल गया, ये मेरा प्लेन है पुराना प्लेन, ये मेरा न्यू प्लेन निकल गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये मेरा न्यू प्लेन निकल गया। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास आंसर आ गया इन दोनों का डॉट 1 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 1 प्लस लैम्डा, और बेटा यहाँ से आ गया माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा डॉट में 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा सिंप्लीफाई करो, आपका लैम्डा निकल गया 2/3, लैम्डा निकलते ही बेटा आपकी क्वेश्चन ऑफ प्लेन निकल गई। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा ये प्लेन है, ये P2 है, ध्यान रखिएगा, मैंने गलत लाइन नहीं, ये P2 है मेरा, ये P2 है, लाइन नहीं है, ये P1 ये P2, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों के पॉइंट के जो इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है उस लाइन के अबाउट मुझे इसको घुमाना है, तो ये P3 हुआ, नया प्लेन हुआ, तो P1 प्लस लैम्डा P2 लिया मैंने, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ अगला है बेटा, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन 1 विद रेस्पेक्ट टू प्लेन 2। आपका प्लेन 1 दे रखा है बेटा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 4x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास बेटा टोटल 3 केस होते हैं, प्लेन में पॉइंट की इमेज, प्लेन पे लाइन की इमेज, और प्लेन पे प्लेन की इमेज। पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, प्लेन पे पॉइंट की इमेज, लास्ट पॉइंट अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेन पे प्लेन की इमेज, अभी लाइन वाला भी हम अभी पढ़ लेंगे, बहुत इजी है, लॉलीपॉप चीज है, ठीक है। बस एक बार हम पढ़ लेते हैं तो क्या समझ में आता है कि बोलना क्या चाह रहा है। जैसे अगर मुझे प्लेन पे प्लेन की इमेज चाहिए, मतलब मुझे प्लेन 1 की इमेज चाहिए, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन 1 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन 2, तो कॉमन सेंस लगाना बेटा कि मेरे पास दो प्लेन हैं, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे और नीचे आओ और नीचे आओ, हाँ मेरे पास एक प्लेन ये रहा, ठीक है, और एक प्लेन बेटा मेरे पास मान लो ये रहा, ठीक है। और मुझसे बोला है कि भैया प्लेन 1 की इमेज निकालो प्लेन 2 पे। तो बेटा आप जानते हैं कि जब मैं प्लेन 1 की इमेज प्लेन 2 पे निकालूंगा तो वो कुछ इस तरह जाएगी, नीचे जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। और एक बात आपको पता होगी, इन दोनों की इमेज में एक पक्का चीज होगा कि सर ये जो एंगल होगा ना मेरा बराबर होगा, होगा नहीं होगा। और अगर ये बराबर होगा तो ये मेरा P1, ये मेरा P2 और ये मेरा P, तो बेटा क्या मैं P को बोल सकता हूं P1 प्लस लैम्डा P2, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, P1 प्लस लैम्डा P2। और जो P2 होगा ना बेटा, जो P2 है वो बेटा P का और P1 का एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? जो मेरा P2 है वो P1 का और P का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, देखो ठीक है ना। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो P कितना हो जाएगा, पहले P की बात कर लेते हैं। P मैंने क्या बोला, P1 प्लस लैम्डा P2, तो P1 कितना है बेटा 2 प्लस लैम्डा 14, 2 प्लस लैम्डा 14 x होगा, क्योंकि इसका अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया, तो P कितना आ जाएगा, दोनों का सम P1 प्लस लैम्डा P2, दोनों का सम। तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ से तो आ गया 2 प्लस 14 लैम्डा x, तो ये लिखा हुआ 2 प्लस 14 लैम्डा x। फिर क्या आएगा बेटा, -3 माइनस 2 लैम्डा x, तो माइनस बाहर निकल गया, तो -3 माइनस 2 लैम्डा x। और आखिरी में क्या आएगा 6 माइनस 5 लैम्डा z, तो -6 प्लस 5 लैम्डा z। और आखिर में क्या आएगा बेटा 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? एक तरफ और क्यों, ये क्या, ये किसका P1 का, और इसका क्या होगा, ये किसका P का, ये किसका P का, अपॉन में अंडर रूट में,
अंडर रूट में क्या होगा बेटा 2 + 14 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में 3 1 - 3 - 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 3 लैम्डा का होल स्क्वायर होगा। इधर की बात ये तो किसका निकला बेटा, ये मैंने निकाला पी का, ठीक है ना। अब मैं निकालूंगा P1 के लिए, P1 के लिए क्या आएगा बेटा 2x - 3y + 6z + 1 अपॉन में 4 + 6 + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और बेटा 6 का स्क्वायर 36। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है। अब आप कहोगे सर इतना गंदा क्वेश्चन में तो हम पागल हो जाएंगे सॉल्व करते करते। क्या हो जाएंगे भाई, पागल हो जाएंगे सर, सदमा पड़ जाएगा हमको तो। ठीक है, तो बेटा कॉमन सेंस लगाना। सर कॉमन सेंस तो मेरे पास सही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी लगा लेना थोड़ा बहुत तो, ठीक है। क्या बेटा देख, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं है। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो जो मेरे पास P1 + लैम्डा P2 आएगा वो भी क्या आएगा 0। सर अगर 0 मतलब ये पूरा मेरा क्या हो गया 0, ये भी पूरा क्या हो गया 0। तो सर दोनों 0 आ गए तो फिर तो खेल ही खत्म। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा होना, कभी भी अगर ऐसा हो तो आपको करना क्या होता है, ठीक है, कभी ऐसा हो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। किसे इक्वल कर दो, डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? वेस्ट है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया था। हमें करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा, आपको किसी भी एक लाइन के समेशन ए निकालना है। आपको अगर कभी भी दो प्लेन की इमेज चाहिए, क्या चाहिए प्लेन की, अगर आपको इमेज चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको P1 दे रखा होगा, मान लो आपको P2 दे रखा होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये तो आपका मान लो था A1 A2 और ये A3 था, मान लो आपका P1 जो है और P2 जो है बेटा आपका B1 B2 और B3 है, ठीक है। तो बेटा जो इनकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, जो इनकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, पहली बात तो P क्या होगी, वो हो जाएगी बेटा मेरे पास क्या P1 + लैम्डा P2, पहली बात तो इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आप लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा निकाले क्या करोगे बेटा, आप लैम्डा निकालेंगे बेटा समेशन, किधर गया समेशन A1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन समेशन बेटा A1 + लैम्डा B1 कर दोगे। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? स्क्वायर लगाना भूल गया, स्क्वायर लगा दो। ये आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ नोट कर लीजिए कि अगर कभी भी प्लेन में आपको निकालना हो तो सीधे आपको ये काम करना है, ठीक है। अब मेरा P1 क्या हो गया A1 A2 A3, B1 क्या हो गया B1 B2 P2 क्या हो गया B1 B2 P3। तो प्लेन क्या हो जाएगा बेटा, जो मुझे निकालना है वो क्या होता है बेटा, वो हो जाएगा P1 + लैम्डा P2, ठीक है। लैम्डा कैसे निकालूंगा बेटा, लैम्डा निकालूंगा समेशन A1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन A1 + लैम्डा B1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू? आप बेटा इसको इक्वेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू -8/26, ठीक है। बाकी ये सारी कहानी जो मैंने लिखी है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आप सीधे ये निकालोगे, लैम्डा निकालोगे, इक्वेशन डालोगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पॉइंट मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास थ्रू ABC, ए प्लेन, एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मीट कर रहा है और पास कर रहा है ABC से, ठीक है। प्रूव दैट A/x + B/y + C/z इज इक्वल टू 0। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि ये तीनों एक्सेस को कट कर रहा है अल्फा बीटा गामा पे, किस पे, अल्फा बीटा गामा पे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा x/अल्फा + y/बीटा + z/गामा इज इक्वल टू 1 बोलूंगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। अच्छा अब ये पास किससे कर रहा है बेटा, ये पास कर रहा है बेटा किससे, बेटा ये पास कर रहा है ABC से, तो मैं x की जगह A डाल दिया, y की जगह B डाल दिया, z की जगह C डाल दिया, आएगा नहीं आएगा, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा अल्फा बीटा गामा खुद मेरे कहाँ पे थे, अल्फा कहाँ पे था x एक्सिस पे था, बीटा कहाँ पे था तो y एक्सिस पे था और गामा कहाँ पे था z एक्सिस पे था कि नहीं था? तो अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, गामा की जगह z। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को घुमा के इस तरह और क्लियरली पूछेगा, मैं आपको बता दूं, वो आपको क्लियरली पूछेगा, वो आपसे बोल देगा इफ एक्स नहीं इसी तरह पूछेगा बेटा, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, मैंने सेम क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सेम ओरिजिन, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सेम ओरिजिन, ए प्लेन इज कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A, B, C if for one system and A dash, B dash, C dash
from another system, then prove that 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 1 upon a dash square plus 1 upon b dash square plus 1 upon c dash square। बेटा देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे दमदार चीज आपको दिखती है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमारे पास यही चीज थी बेटा, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। याद है हमारे पास यही आती थी, ठीक है ना, जब आप उसको निकालते थे। हाँ, तो उसमें बेटा ये रिलेशन हमारे सामने आता था 1 अपॉन पी स्क्वायर के फॉर्म में। 1 अपॉन पी स्क्वायर फॉर्म में ये वाला हमारा रिलेशन सामने आता था, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे पी मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और बेटा जो ए बी सी है बेटा वो मेरे एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट पॉइंट है इसके प्लेन के। ठीक है, अब बेटा इसमें जरा समझना है क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है कि टू कोऑर्डिनेट सिस्टम विद, ये चीज बेटा पहली बात तो मुझे हिंट इसकी देती है। ठीक है, अब इसको सर इससे लिंक कैसे करूं जरा वो समझेगा, वो समझिएगा बेटा। टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेटा आपसे बोला हुआ है टू कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सेम ओरिजिन, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिनका ओरिजिन सेम है, प्लेन कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, ठीक है ना, और न्यू सिस्टम एट ए डैश बी डैश सी डैश, एट ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, तो जरा समझना, मान लो बेटा एक सिस्टम मेरा ये, ठीक है, ये कट कर रहा है ए बी और सी पे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये सी पे। ठीक है, आपने बेटा इसी को लेके एक सिस्टम और बना दिया कुछ इस तरह से, सेम ओरिजिन है कि नहीं है, सेम ओरिजिन लेके आपने एक सिस्टम और बना दिया इस तरह से। ठीक है, और जो ये वाला प्लेन है ये इसको कट कर रहा है इधर ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है बेटा, एक बात बताना, क्या मेरी ओरिजिन चेंज हुई? ठीक है, ना तो मेरी ओरिजिन चेंज हुई ना ही मेरा प्लेन चेंज हुआ। तो बेटा अगर मैं इस प्लेन की सेंटर से दूरी निकालूंगा, अगर मैं इस प्लेन की सेंटर से दूरी निकालूंगा तो चाहे मैं इस रेफरेंस के थ्रू निकालूं, इस वाले प्लेन न्यू इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब ये पहला सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम, चाहे सिस्टम 1 से निकालूं चाहे सिस्टम 2 से निकालूं, प्लेन की दूरी ऑलवेज क्या जाएगी, इक्वल जाएगी नहीं जाएगी। तो फर्स्ट से कितना होगा बेटा, फर्स्ट से कितना होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और सेकंड से कितना होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर। दोनों मेरे इक्वल, तो आंसर क्या आ गया, ये दोनों भी हमारे क्या हो गए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी और आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। बेटा लगभग वेक्टर इक्वेशन की तरह जा रहा है, बस एक फर्क है, वहां पे आर क्रॉस ए हुआ करता था, आर डॉट ए हुआ करता था, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, तो बेटा बी लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीका वही रहेगा। पूरे का मुझे अगर ए डॉट आर चाहिए तो इस पूरे का बेटा मुझे क्रॉस ए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ए। क्रॉस ए करते क्या मिल गया, देखो एक ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, ए डॉट पहले मिलेगा ए डॉट बी। अच्छा फॉर्मूला बेटा फिर से गलत लगाया मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला से करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला से करना पड़ेगा। पहले आएगा ए डॉट बी ये वाला, ठीक है, प्लस में और ये वाला माइनस में। ठीक है, तो ए डॉट आर तो 0 हो गया, होगा नहीं होगा, और इसकी वैल्यू मुझे, मेरे लिए आर वेरिएबल है, आपको आर निकालना है, तो देखो ये पूरा अलग, ये 0 हो गया तो आर निकल जाएगा, तो आर कितना आ गया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी क्रॉस बी अपॉन में ए डॉट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और आगे चाहो तो आप इसको फर्दर ओपन कर सकते हो, फर्दर ओपन करोगे ना तो ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी से ए डॉट बी कट जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन में हमारा साइन का फर्क है फॉर्मूले में, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है बेटा, इफ ए रे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विद डायरेक्शन रेशियो 1,0,0 1,0,0 एंड गेट रिफ्लेक्टेड एंड लिखा हुआ है एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर if dr of the normal of the mirror is 1,1,-1,-1 then find dr of the reflected ray। ठीक है, मतलब आपको मिरर का dr दे रखा है, आपको इंसिडेंट रे का dr दे रखा है, आपको बेटा रिफ्लेक्टेड रे का dr निकालना। बेटा देखिए आपको dr निकालना है रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, तो बेटा dr को मैं एल एम एन बोल दूं, डायरेक्ट रिकॉशन उसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट के टर्म में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर बेटा ये एल एम एन है तो बेटा एक बात सोचिए, ये एक्चुअल में वेक्टर का क्वेश्चन है,
कि मेरे पास ये इन दोनों का सम, मेरे पास जो डी आर आएगा वो क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड माइनस इंसिडेंट आएगा, नहीं आएगा, रिफ्लेक्टेड माइनस इंसिडेंट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ये इनका रिजल्टेंट है, इनका क्या है बेटा, रिजल्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर मुझे रिजल्टेंट देखना है बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने वेक्टर के अंदर एक क्वेश्चन किया था E1, इसको E1 किया था, उसको E2 दिया था, ठीक है। तो जब मैं नॉर्मल को लिखा था तो मैंने बेटा मुझे इसका डायरेक्शन उल्टा करना पड़ा था, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन जब ये होगा तो मेरा रिजल्टेंट ये जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो E1 प्लस माइनस E2 था, क्या सभी को समझ में नहीं आया, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो बेटा यहाँ से मेरा इसका वो क्या आ गया बेटा, यहाँ से बेटा मुझे क्या मिल गया, नॉर्मल के डी मिल गया बेटा, रिफ्लेक्टेड माइनस इंसिडेंट। बेटा देखिए वापस मैं थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ आपको कि बेटा सिंपल सी बात है कि मेरे पास ये जो रे है, दो मिनट के, हमारे पास अगर ये मेरा ए वेक्टर है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा आर वेक्टर है और बेटा ये मेरा ई वेक्टर है, तो बेटा ये क्या होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपको याद हो तो बेटा दोनों का डायरेक्शन मेरा अपोजिट हुआ करता था, क्या हुआ करता था, अपोजिट हुआ करता था। तो मैं बोलूंगा क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ। बट अगर मैं इसको रे के टर्म में एनालिसिस करता हूँ बेटा, तो बेटा इसका डायरेक्शन बेटा मेरा अंदर होता है, अंदर की तरफ मैं ई बोलता हूँ, तो बाहर की तरफ मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस ई बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो माइनस ई प्लस आर मुझे क्या देगा, एन देगा, नहीं देगा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो एन का जो डायरेक्शन रेशियो आ गया, डी आर आ गया, वो क्या आ गया बेटा, वो क्या आ गया बेटा, वो आ गया रिफ्लेक्शन माइनस ई। क्लियर हुआ नहीं हुआ, वही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल का जो आएगा वो क्या आएगा, रिफ्लेक्शन माइनस का इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन माइनस इंसिडेंट। तो बेटा एक तरीका, अब देखो मेरे पास डीआर निकालने का ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब बेटा एक मुझे नॉर्मल के डीआर ऑलरेडी इन्होंने अपनी तरफ से दे भी रखे हैं, क्या दे रखे हैं, -1, 1 और -1, ठीक है। और मैंने क्या निकाला है बेटा, मैंने निकाला है 1 और L-1, L-1, और क्या निकाला है M-0, M-0, और क्या निकाला है बेटा N-0, N-0, ठीक है। अब ये तो बेटा हमारे, और ये वाले उनकी तरफ से दिया हुआ है। अगर बेटा दोनों सेम हैं, अगर दोनों सेम है, और हम जानते हैं कि अगर दो चीजें इक्वल होती हैं तो दोनों का रेशियो ऑलवेज क्या जाएगा, क्योंकि डीआर की बात चल रही है, डीआर की बात चल रही है, डीआर को तो अगर मैं दो से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वही रहेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर मैं बोलता हूं कि भैया डीआर डायरेक्शन बताता है, मैं बोला 2 2 2, ये डीआर है, तो अगर मैं इसका पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी डीआर रहेगा ना। हमने पढ़ता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी होता है ना। तो अगर मैं इसका किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी का एक साथ ही, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने जो निकाला, ये वाला जो निकाला है, जो हमने जो दे रखा है बेटा, अगर वो दोनों सेम है तो बेटा उनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। क्या आपको सभी को समझ में आई मेरी बात, रेशियो का होगा बेटा, इक्वल होगा। इसका मतलब L-1/1 इज इक्वल टू M-0/-1 इज इक्वल टू N-0/1 इज इक्वल टू लैम्डा होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई कि रेशियो मैंने इक्वल क्यों बोला, क्योंकि बेटा वो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है, डिवाइड करके भी लिख सकता है। क्या सभी को समझ में नहीं आया। जैसे आपने, मैंने लिखा था कि हमने ये निकाला और मान लो एग्जामिनर ने हमने निकाल लिया 1, 2, 3, और मान लो एग्जामिनर ने दे रखा है बेटा कितना 1/2, 1 और 3/2, तो दोनों दे की बात है ना। मैंने क्या किया, सिर्फ इसका 2 से डिवाइड कर दिया। तो मैं इनको लिंक कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा भाई इनका जो रेशियो होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो बेटा मुझे हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया। तो बेटा अगर कभी भी ऐसा हो, अगर आप डीआर की बात कर रहे हो और डीआर को अगर आप मैच करा रहे हो बेटा, तो बेटा कभी भी इक्वल मत लाना, उनका रेशियो इक्वल रखना। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई। कभी भी अगर आप डीआर अलग अलग डीआर निकाल के आपस में एक साथ इक्वेट करना चाह रहे हो तो इक्वेट मत करिएगा, उनका रेशियो इक्वेट करिएगा। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, लैम्डा। तो बेटा एल मेरे पास कितना होगा, लैम्डा+1, एम कितना होगा माइनस लैम्डा, एन कितना होगा लैम्डा। ठीक है बेटा, अब अगला काम, एल कितना होता है, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। एल की जगह ये, जिसकी जगह दे, जिसकी जगह दे, सॉल्व एंड गेट द लैम्डा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब बेटा आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 2D में। कहाँ पढ़ा था बेटा आपने, 2D में। अब बेटा अब आएगा 3D में। सर स्ट्रेट लाइन 3D में होता है क्या बेटा, बिल्कुल होता है ना। हाँ, क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्या होता है बेटा, x माइनस a अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। क्लियर हुआ नहीं हुआ। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, या फिर मैं बोल सकता हूँ x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा, और इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बोल दिया r वेक्टर, ये तो हमने पढ़ा ही था ना।
ये तो हमने पढ़ाई था, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस लेमडा क्यू वेक्टर, याद आया। ये क्या था, फिक्स पॉइंट, ये क्या था हमारा डायरेक्शन, ये क्या था हमारा डायरेक्शन। क्लियर बेटा, ये चीजें हम ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने वेक्टर के अंदर बोला था कि हम वेक्टर की आधी जो 3D की आधी चीजें वेक्टर में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर में डन हो चुका है, ठीक है, वेक्टर में डन। आगे बढ़ते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म याद है ना, एक्स प्लस लेमडा मैंने एम के टर्म में लिखा है क्योंकि डायरेक्शन रेशियो चलेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था एक्स प्लस लेमडा L2, याद है ना। हाँ, ये भी हमारा क्या हो चुका है वेक्टर में डन, ठीक है। अगला होता है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फ्रीक्वेंटली यूज फिक्स लाइन। कुछ नहीं बेटा, कुछ फिक्स लाइन की इक्वेशन बताइए कि भैया फ्रीक्वेंटली जो हमारे पास यूज होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो बोल दिया आपसे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा अगर लाइन मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा बेटा, एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी जेड के पैरेलल है, किसके पैरेलल है बेटा, जेड के परपेंडिकुलर है, भूल गया परपेंडिकुलर है, ठीक है। जेड की क्या है बेटा, अगर मेरी लाइन जेड के परपेंडिकुलर है तो बेटा मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस अल्फा, y माइनस वाई वन अपॉन कॉस बीटा, कॉमा में बेटा z माइनस z इज इक्वल टू z1। ध्यान रखिएगा बेटा, लास्ट लाइन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी z इज इक्वल टू z1 बोल दिया, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये कि नीचे मेरे जीरो है। नीचे क्या है बेटा, मेरे नीचे जो आ रहा है बेटा वो मेरे जीरो है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे आना चाहिए था एक्चुअल में z माइनस z1 अपॉन में कॉस गामा आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और गामा आपका क्या हो जाता, परपेंडिकुलर होते ही 90 हो जाता, और सर 90 होती तो पंगा हो जाता, 90 होती तो पंगा हो जाता। तो मैं क्या करता, मैं इसको 90 करने से पहले ऊपर वाले को अपनी तरफ से जीरो कर देता हूँ। अगर ऊपर वाले मेरे बराबर तो नीचे वाला जीरो हो चाहे नहीं हो काम चल जाएगा। लिमिट पढ़ा है ना आपने कि अगर मुझे जीरो जा रहा है, अगर नीचे जीरो जा रहा है और मुझे उसका आंसर निकालना है तो मजबूरन ऊपर वाले को जीरो करना पड़ेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बेटा मैं बजाय इसको इस तरह से लिखने के या z माइनस z1 अपॉन जीरो लिखने के, एग्जामिनर बेटा इसको ऑलवेज z इज इक्वल टू z1 लिखेगा। बेटा ध्यान रखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर कभी भी ये बोल दिया इसका मतलब नीचे वाले का डायरेक्शन रेशियो है जो मैंने क्या है मेरा जीरो है। क्या क्लियर, कॉस अल्फा भी बोल सकते हैं और डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई इक्वेशन बोल दी आपसे कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी बोल दिया, इज इक्वल टू डी बोल दिया, ठीक है। इसको आपको 3D में लिखना है, ठीक है। और 3D में पॉइंट भी लिखना है किसमें, x1 y1 z1 के टर्म में लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू, अब देखो z यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब z का जो dr है वो कितना हो गया बेटा मेरा जीरो हो गया। इसका मतलब नीचे मेरे जीरो आना चाहिए था, मेरे आना चाहिए था z माइनस z1 अपॉन जीरो आना चाहिए था, ठीक है। बट मैंने कहा था इसको तो मैं लिखूंगा नहीं, तो एग्जामिनर इसको कैसे लिखेगा बेटा, एग्जामिनर बेटा इसको यहीं तक लिखेगा, सिर्फ यहाँ तक लगा के कॉमा लगा देगा, फिर आपको लिख देगा z इज इक्वल टू z। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ, वो एंड में कॉमा लगा के z इज इक्वल टू z लिखा। तो बेटा मीनिंग समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा आगे और क्या बोल रहा है बेटा, आगे बेटा मैंने इसका प्रूफ दिया है, ये दिया सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है ना। अच्छा सिंपल सी बात, ये मैंने बोला कि अगर मेरी लाइन किसके पैरेलल है तो जेड के पैरेलल है। अगर बेटा लाइन एक्स के पैरेलल होगी तो बेटा कॉमा लग जाएगा एक्स से पहले, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, बाकी ये दोनों इक्वल, बाकी ये दोनों इक्वल। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, चलिए। अगर बेटा उसको एक्सिस के बारे में बोलना होगा, ध्यान रखिएगा, अगर वो एक्सिस बोलेगा तो बेटा वो बोलेगा x माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू लैम्डा, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना, तो इस तरह भी बोल सकता है अगर वो एक्सिस के बारे में बोल रहा है तो, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के 1000 तरीके होते हैं, वो लैंग्वेज ऐसे लिख देता है कई बार कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो बोलना चाह रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर वो ये लिख रहा है इसका मतलब x इज इक्वल टू लैम्डा एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्सिस के पैरेलल जा रही है, बाकी दोनों उसके जीरो हो गए, ठीक है ना। अगला क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है सभी को, नहीं है, वेक्टर में ऑलरेडी डन, क्लियर, dr डिस्टेंस डिस्टेंस हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म याद है ना आपको, पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने आपसे लिखाया था, ठीक है। तो लिख दूंगा जो x माइनस वन अपॉन टू डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है ना। पॉइंट वेयर लाइन कट द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को अगर मैंने कहा था आपसे, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर एक्स वाई प्लेन को लाइन कट कर रही है तो वाई को जीरो पुट कर दो, याद आया, तो वाई को जीरो पुट कर दो, ठीक है। हाँ तो ये चीज है, एक्स वाई प्लेन में चाहिए तो वाई को मैं जीरो पुट कर दूंगा, मतलब मैं इसको जीरो पुट कर दूंगा, इसको जीरो पुट करते ही मेरा वाई निकल जाएगा। वाई कितना निकलेगा बेटा, वाई मेरा निकलेगा 2/3,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आ गया देखो, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? नोट लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। बेटा देखिए कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि अगर आपसे पूछे कि भैया लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो बेटा मैंने आपको ये फिनोमेना लिखाया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट सिंपल सी बात है, आप चाहो तो एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बट पहले हम बेसिक पे जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। मैंने कहा बेटा सब कुछ जो आपके दिमाग में चलेगा 3D के अंदर, बेटा आपके 90% क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेंगे, आपके दिमाग में बनेगा, आपके इमेजिनेशन में बनेंगे। क्या फिगर को एनालिसिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? कैसे सर, कैसे सर? बेटा सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर भाई सर मुझे ये प्लेन गिवन है, ये मुझे प्लेन गिवन है, ये रहा, क्या है प्लेन बेटा मेरे पास? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 cz प्लस d, ठीक है ना। आपको प्लेन गिवन है और बेटा आपको लाइन गिवन है। क्या गिवन है? लाइन। लाइन कैसे गिवन होगी बेटा? ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं जैसे ऐसे गिवन होगी, ये इस तरह निकल गई, मान लो ये मेरा पॉइंट हो गया। लाइन की क्वेश्चन होगी, वालों में दे दिया लाइन माइनस x1 अपॉन a y माइन इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1, ठीक है। और जो प्लेन की क्वेश्चन है बेटा वो क्या मुझे दे रखी है बेटा? वो मुझे देखो ax प्लस by प्लस cz, ठीक है। और आपसे बेटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया। क्या पूछ लिया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करूंगा बेटा? लैम्डा मान के पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। लैम्डा मान के पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो x कितना जाएगा? a लैम्डा प्लस x1, y कितना जाएगा? b लैम्डा प्लस y1 और z कितना जाएगा बेटा? c लैम्डा प्लस z1। क्लियर? और बेटा ये वाला पॉइंट किसका है बेटा? ये इसका पॉइंट आया। और ये पॉइंट मेरा लाइन पे भी और प्लेन पे भी है, तो ये अभी आपने पॉइंट निकाला लाइन के थ्रू, ये पॉइंट निकाला लाइन के थ्रू, ठीक है ना। और बेटा अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो बेटा वो ये जो एक्स वाई जेड है बेटा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो बेटा मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ डाल दूंगा, आपका लैम्डा निकल जाएगा। वही जो राम कथा मैंने आपको समझाई थी, मैंने यहाँ पे वही बोला हुआ है। ये मेरा प्लेन हो गया x1 प्लस लैम्डा x2, याद आया? वो लिखा है मैंने। ये आपका पॉइंट पैरामीटर कोऑर्डिनेट हो गए, इनको उठा के प्लेन में डाल दिया, प्लेन में डाल दिया, सॉल्व करके लैम्डा निकाल लिया। क्या क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। बेटा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? लाइन जो है, पॉइंट जो है मेरा, मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास करी है, ठीक है। मतलब मुझे पॉइंट गिवन है, ठीक है। मुझे डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डायरेक्शन चाहिए। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि भैया वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है, और पैरेलल है इस प्लेन के, पैरेलल है इस प्लेन के। तो जरा सोचना कि भैया अगर लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये मेरी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा बेटा प्लेन के पैरेलल है। अगर ये मेरा प्लेन है, अगर ये मेरा प्लेन है, इसके पैरेलल है, तो बेटा अगर ये मेरा प्लेन के पैरेलल होती है तो डायरेक्शन की बात चल रही है। तो प्लेन में बेटा डायरेक्शन कौन बताता है? प्लेन में डायरेक्शन बताता है बेटा प्लेन का नॉर्मल। क्या सभी को याद आया नहीं आया? प्लेन का नॉर्मल। तो यहां से क्या मिला कि अगर ये प्लेन के पैरेलल है मतलब प्लेन के नॉर्मल के भी क्या है? ये परपेंडिकुलर है। और मुझे बताओ जो लाइन दो लाइनों के परपेंडिकुलर होती है, जो लाइन दो लाइनों के, मैं बोल रहा हूं कि एक जो लाइन L है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L जो लाइन है वो मेरी L2 के भी परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा हमने कभी पढ़ा है? इसका कंक्लूजन क्या होगा बेटा? अगर आपको याद हो तो बेटा हमने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन किए थे कि बेटा ये एक लाइन है, ये फिक्स पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर दूरी निकालो, याद आया? फिक्स लाइन से इससे इस फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी जब हम निकालते थे तो हम क्या कहते थे कि बेटा मैं इस प्लेन से पहले एन कैप निकाल लूंगा, याद है ना? एन कैप। और जो ये वाली लाइन होगी बेटा वो इसके पैरेलल होगी, याद आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये भी तो इन दोनों के परपेंडिकुलर थी ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर भैया ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैं बोलूंगा बेटा जो L है ना वो बेटा मेरा पैरेलल है किसके? L1 क्रॉस L2 के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो मेरी लाइन L है वो क्या है? पैरेलल है L1 क्रॉस L2 के। तो मैं क्या करूंगा? L1 निकाल लूंगा। खेल खत्म। आ गया क्वेश्चन? मैंने ये मान लिया R इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस लैम्डा ABC। अब मैंने बोला ये जो लाइन है इसके भी पैरेलल है और प्लेन के भी पैरेलल है, इसका मतलब जो ये ABC होगा वो इसके क्रॉस के पैरेलल है।
ठीक है, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कितना आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो इक्वेशन लाइन कितनी आ गई बेटा, पैरेलल है मतलब डायरेक्शन मिल गया मुझे, डायरेक्शन मुझे मिल गया। इक्वेशन लाइन कितनी आ गई बेटा 1 माइनस 0/2, y माइनस 0/3, z माइनस 0/1। क्या सभी को क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है if equation of a line passing through the point a is equal to 1, 1, 2 and parallel to the plane x plus 2y plus 2z plus 3 is equal to 0 and x plus 2y minus z plus 4 is equal to 0। बेटा देखो मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया जो मेरी लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब मुझे पॉइंट दे दिया, ठीक है। मतलब इक्वेशन लाइन होगी r इज इक्वल टू 1, 1, 2 प्लस लैम्डा एबीसी। एबीसी मेरे क्या हो गया बेटा, डायरेक्शन हो गया। आगे क्या बोल रहा है बेटा, ये जो लाइन है ना ये इस प्लेन के भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल है। बेटा एक बार बताना कि अगर कोई लाइन दो चीजों के पैरेलल है, ठीक है, तो ये जो लाइन है एक प्लेन मैंने ये ले लिया इसके भी पैरेलल है और एक प्लेन मैंने एक और ले लिया इसके भी पैरेलल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा ये दोनों के पहले, तो बेटा एक बात बताना, इसका जो नॉर्मल आएगा उसके परपेंडिकुलर, इसका जो नॉर्मल आएगा उसके परपेंडिकुलर। और अगर ये दोनों के नॉर्मल से परपेंडिकुलर है तो बेटा जो n1 इसका नॉर्मल है, जो n2 इसका नॉर्मल है। अभी मैंने कहा था कि अगर मेरी एक लाइन n1 से परपेंडिकुलर और एक लाइन मेरी n1 से परपेंडिकुलर और लाइन मेरी n2 से परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरी जो लाइन होगी वो n1 क्रॉस n2 के पैरेलल होगी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? सेम क्वेश्चन पुराना वाला, सिर्फ भाषा बदल के दे दिया उसने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिर्फ भाषा, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं करता भाई, सिर्फ भाषा बदलता है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो जैसे ही मुझे क्या मिलेगा दोनों क्रॉस कर दो, क्रॉस करते मुझे कितना मिल गया -6, 3 और 0, -6, 3 और 0। तो लैम्डा कितना, एबीसी कितना आ गया -6, बी कितना आ गया 3 और सी कितना आ गया 0। सर बट ये आपने क्यों ले लिया? पैरेलल होने का मतलब तो अगर ए और बी पैरेलल है तो मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बेटा लैम्डा ये कांस्टेंट है ना, दोनों लैम्डा मिलके गायब हो जाएंगे, एक लैम्डा बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर जो पैरामीटर कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस 1 अपॉन में हाँ एक बात और बेटा, एक बात और देखो, -6, 3 और 0 जा रहा है, मैंने कहा ना कॉमन निकाल लो जितना कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकल गया -3, कॉमन निकल गया और 3 कॉमन निकल गया, तो क्या बोलूंगा मैं -2, 1 और 0। ध्यान रखना बेटा एग्जाम में आपको ये दिखेगा, कॉमन निकाल लेना। अगर कभी भी ऐसा करने पे तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो बेटा कॉमन निकाल लेना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन रेशियो में कॉमन निकालने से कुछ फर्क, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों से एक साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन -2, y माइनस 1 अपॉन 1 और z लास्ट को 0 है ना, तो ये तो दोनों बराबर में कॉमन लगा के z इज इक्वल टू 2, क्योंकि z माइनस 2 अपॉन 0 आने वाला है तो मैं क्या उसको नहीं क्या लिखूंगा, z इज इक्वल टू 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग प्लेन दिस x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझना, अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझना। बेटा देखो एग्जामिनर आपसे वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया मुझे क्या निकालनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। इधर मैं अलग फिगर बना देता हूं आपको एक बार। एक प्लेन ये हो गया बेटा, दूसरा प्लेन बेटा मेरा ये हो गया, ठीक है। दो प्लेन बेटा मैंने ये ले लिया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये तो मैंने प्लेन ले लिया, ठीक है। ये कुछ इससे इंटरसेक्ट कर रहे थे आपस में, ठीक है ना, ये तो मेरे लिए विजिबल होगा, ये मेरा प्लेन हो गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है बेटा इन दोनों प्लेन्स की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाली लाइन होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। आपसे बोला है कि भैया इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालो, क्या निकालो बेटा, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, बेटा मैं क्या करता हूँ, जरा सामने बात समझना बेटा, इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और इसके पैरेलल भी बेटा अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ,
मतलब ये मेरा n1 हो गया और ये मेरा n2 हो गया, होगा नहीं होगा? ठीक है, ये मेरा n1 हो गया और ये मेरा n2 हो गया। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया? n1 मतलब इस प्लेन का नॉर्मल, n2 मतलब इस प्लेन का नॉर्मल। ठीक है, अगर बेटा मैं n1 और n2 के पैरेलल कोई लाइन खींचूंगा, परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचूंगा ऐसे, तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होंगी? नहीं होंगी। पहली बात तो ये समझेगा। देखिए बेटा, वापस मैंने फिगर चेंज करके वापस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। बेटा अगर मैं इसके नॉर्मल करता हूँ तो वो इसका प्लेन ऐसे जाएगा, थोड़ा सा दूर बना देते हैं, हाँ, इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा और इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? बेटा अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचता हूँ, इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचता हूँ, तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होंगी? नहीं होंगी। क्या अभी सभी को समझ में क्लियर आया हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा मुझे अगर ये वाली लाइन निकालनी है, तो अगर आप, ये मेरा n1 था, ये मेरा प्लेन 1 था, तो ये इसका n1 हो गया, ये मेरा प्लेन 2 था तो इसका n2 हो गया। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा इसको इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा बेटा मेरे पास? ये होगा बेटा n1 क्रॉस n2, होगा नहीं होगा? और बेटा जो मेरा डायरेक्शन इसका, वही डायरेक्शन इस लाइन का, वही डायरेक्शन इस लाइन का, मतलब n1 क्रॉस n2। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? मतलब अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं तो r वेक्टर इज इक्वल टू a फिक्स पॉइंट मेरा प्लस में लैम्डा ए बी की जगह बेटा n1 क्रॉस n2। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला तो निकालेंगे dr ऑफ गिवन लाइन। कैसे निकलेगा? n1, इसका n1 निकालूंगा, मतलब 1 1 माइनस 2 3 माइनस 1 और 4, दोनों का मैं क्या ले लूंगा बेटा? क्रॉस ले लूंगा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? 2 माइनस 10 और माइनस 4। और अभी मैंने कहा था जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन निकाल लो, तो देखो मेरा 2 कॉमन निकल गया, तो मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस 5 और माइनस 2। तो बेटा ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया बेटा dr ऑफ इस लाइन का, इस लाइन का जो डायरेक्शन मुझे पूछी है उसका डायरेक्शन आ गया। अब सर पॉइंट कैसे निकालूं? पॉइंट कैसे निकालूं? तो बेटा पॉइंट निकालने के बेटा क्या करना, आप पॉइंट निकालने के लिए बेटा दोनों इक्वेशन में z की, x की, y की किसी भी एक की वैल्यू को 0 पुट कर देना। क्या पुट कर देना बेटा? 0 पुट कर देना। जैसे ही आप 0 पुट करोगे, आपने z 0 पुट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इधर क्या मिलेगा बेटा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो बेटा मुझे कितना मिल गया? x मुझे मिल गया 5, z मुझे मिल गया 3 और y मुझे मिल गया 0। ठीक है ना? तो ये एक्चुअल में क्या पॉइंट निकल गया बेटा? ये पॉइंट ऑफ लाइन निकल गया। तो सर ये कैसे निकला? ये कैसे निकला बेटा? अगर आपको ध्यान से देखें तो जब भी मैं दो प्लेन्स की बात करता हूँ, जब भी आपके दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इंटरसेक्ट तभी करते हैं जब उन दोनों की किसी एक्स वाई जेड में से किसी एक की वैल्यू इक्वल होती है। एक्स वाई जेड में से किसी एक की वैल्यू उनकी इक्वल होती है। आप देखोगे लाइन के अंदर मेरे एक्स और वाई चेंज होते हैं, एक कोई कांस्टेंट रहेगा, या फिर तो एक्स वाई वेरिएबल होंगे, जेड कांस्टेंट रहेगा, सॉरी जेड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या फिर मेरा इक्वेशन जो होगी वो वाई जेड की होगी, एक्स कांस्टेंट होगा, या फिर मेरी इक्वेशन एक्स जेड की होगी, मेरा वाई कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा इसलिए निकालने के लिए बेटा हम अपनी जगह से z की वैल्यू को 0 डाल देते हैं, क्योंकि अगर आप 0 भी नहीं डालोगे तो वो कट के 0 हो ही जाएगी। अगर आप कोई कांस्टेंट डालते हो तो काट पिट के बेटा वो मेरी 0 होने वाली है, तो बेटा 0 डाल के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? z हमारा 0 हो जाता है, तो बेटा यहाँ से मेरा फिक्स पॉइंट निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, प्रूव दैट लाइन 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 2z माइनस 2z माइनस 3 एंड 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 7x प्लस 10y माइनस 3z आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा पहली बात तो बच्चे के सामने क्वेश्चन देख के आधा दिमाग साफ कि सर इसका मतलब क्या है। दो चीज लिख रखी है, एक इधर बीच में 0, तो एक तरफ लिख दो ना यार, दो लिखने का पर्पस क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना, ये जो होता है ना बेटा, ये एक्चुअल में कॉमन लाइन बताता है। जो हमने यहाँ पे लाइन निकाल रहे थे ना, इंटरसेक्शन लाइन, प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन निकाल रहे थे, ये एक्चुअल में उसे बताता है। सर कैसे बताता है? बेटा ध्यान से देख, ये क्या है बेटा मेरा? प्लेन 1, ये क्या है मेरा? प्लेन 2, और जहां पे प्लेन 1 और प्लेन 2 इक्वल हो गए, वो क्या हो गई? दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन। मतलब कौन सी? ये वाली लाइन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये एक्चुअल में क्या शो करता है? ये शो करता है बेटा कॉमन लाइन। तो मुझे बोल रहा है कि भैया एक कॉमन लाइन तो इसकी निकलेगी,
एक कॉमन लाइन इसकी निकलेगी, आपसे पूछा गया कि दोनों कॉमन लाइन मेरी परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी, ये निकालो। तो बेटा बड़ा इजी सवाल है। सर कैसे इजी सवाल है, कैसे इजी सवाल है? बेटा मुझे कॉमन लाइन का सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि वो मुझे परपेंडिकुलर बोला है। तो सर इसका डायरेक्शन क्या निकलेगा बेटा? इसकी जो कॉमन लाइन का डायरेक्शन क्या निकलेगा? n1 क्रॉस n2 और इसका m1 क्रॉस m2। ये दोनों निकल गए तो आपका डॉट और क्रॉस दोनों निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? लिख लेना, ये मेरा P1, ये मेरा P2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन लाइन ऑफ द प्लेन P1 एंड P2। कॉमन लाइन लिख देना, चाहे तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मुझे dr क्या निकल गया? 3 2 1 क्रॉस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 क्रॉस किया, कितना निकला? -5 7 1। फिर कॉमन लाइन 2 निकाला इन दोनों का, यहाँ से क्या निकला बेटा? 18 9 27, 9 फिर से कॉमन, तो बेटा निकल गया 2 1 3। क्या निकल गया? 2 1 3। अगला काम क्या करना है? दोनों को डॉट करना है। डॉट करते क्या निकलेगा बेटा? डॉट करते मेरा 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों मेरे पैरेलल है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? बेटा देखो इतना सा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देखो ये स्टार्ट हुआ, ये खत्म, ठीक है। बट यहाँ ये तो मेरा क्वेश्चन ही था, ये तो मैं थ्योरी लिखी है, ये मेरा क्वेश्चन। बट बेटा जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चा देख के छोड़ देता है कि भाई इतनी सारी क्वेश्चन करना क्या है, ठीक है। तो फिर से बोल दे रहा हूं, दिमाग में रखना कि क्या बोलना चाह रहा है। स्पेशली जो ये कॉमन लाइन और इंटरसेक्शन लाइन वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत दमदार होते हैं। अगर आपको आते हैं तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1, 0, -3 फ्रॉम द प्लेन x - y - z is equal to 0 measured parallel to the x - 2/2 y + 2/3 is equal to z - 6/6 is अच्छा ये तो ऑलरेडी डन। पहले क्या हुआ है याद है ना? हमने कराया था कि किसी भी पॉइंट से निकलने वाला किसी दूसरी पैरेलल लाइन का स्लोप, ठीक है। मैंने कहा था फिक्स पॉइंट निकाल लो, इसका फिक्स पॉइंट निकलते ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से तो पास करती हो, ठीक है ना। और बेटा इस लाइन की क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो बेटा? परपेंडिकुलर। बेटा देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। बेटा देखो अगर आपको याद हो तो देखो मेरा बात बोल रहा है कि भाई एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करी, उस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर अभी भी देखो मैं फिगर बनाता हूँ, समझ में आएगा कि एक लाइन दे रखी है आपको एल, ठीक है। ये लाइन आपको गिवन है, ठीक है। आपको एक पॉइंट दे रखा है पी पॉइंट, आपसे बेटा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन पूछी हुई है अगर ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर आपको याद हो तो बेटा हमने नैनो वाले क्वेश्चन में सेम ये वाला क्वेश्चन किया था कि एल्टीट्यूड थी मेरी, याद है कि नहीं है? ये मेरी एल्टीट्यूड थी। करने का तरीका क्या था? मैंने कहा था बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकलती अल्फा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकलती अल्फा बीटा गामा में निकलेंगे, अल्फा अल्फा के टर्म में निकलेंगे। तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसका डी आर निकल जाएगा, ठीक है। और वो अल्फा के टर्म में निकलेगा। इसका डी आर मुझे पता है, दोनों का डॉट करके 0 कर दो, आपका अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकलते ही पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट निकलते ही आपकी ये इक्वेशन निकल जाएगी। याद आया नहीं आया? मैंने कहा ना बस आपको क्या करना है, दिमाग में फिगर लेके देखना है। नैनो जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें काफी सारे केसेस मैंने आपको कवर किए थे, ठीक है। तो दिखा देता हूँ वापस कि लाइन में पहले ए बी मैंने लाइन में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट माना। क्या जाएगा बेटा? ये मेरी लाइन है तो अल्फा + 1 माइनस अल्फा + 1 और 2 बीटा जाएगा, नहीं जाएगा? लेट दिस इज ए पॉइंट बी, ठीक है। मतलब ये मेरी लाइन थी, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बने, ये निकाल लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा मुझे क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है ए पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो इसके डी आर कितना होगा बेटा? इसका डी आर कितना होगा बेटा? ये ए बी का डी आर मुझे ये दे रखा है, ठीक है। तो हाँ सॉरी, अरे नहीं नहीं, हाँ ये मेरा बी पॉइंट निकल गया, ये मैंने इसको काट दो। हाँ ये मेरा बी पॉइंट निकल गया। तो ए बी का डी आर कितना निकलेगा? ए कितना दे रखा है बेटा मुझे? ए मुझे दे रखा है 0, 1, 2। ए बी का डी आर कितना मिलेगा? बी माइनस ए, दैट इज अल्फा + 1 - 0, तो ये आ गया। दूसरा निकलेगा बेटा माइनस अल्फा + 1 - 1, तो माइनस अल्फा आ गया। तीसरा निकलेगा 2 अल्फा - 2, तो -2 अल्फा आ गया। ये क्या निकल गया बेटा? डी आर ऑफ ए बी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? और हम जानते हैं डी आर और ए बी और लाइन का जो डी आर है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा?
0, तो डी आर ऑफ ए बी तो ये हो गया। लाइन का डॉट कितना है बेटा 1 -1 2, तो ये हो गया 1 -1 2, डॉट लगाया, मेरा लैम्डा निकल गया। लैम्डा निकलते ही आपका पॉइंट बी निकल गया, और पॉइंट बी निकलते ही आपका डी आर निकल गया। ये कितना आ गया 1/2 + 1 3/2, ये कितना आ गया -1/2, और ये कितना आ गया -1। आपका डी आर किसका आ गया, डी आर निकल गया, आपका क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा ना बेटा दिमाग से आप क्वेश्चन करोगे तो बेटा हो जाएगा, बट फिगर का ध्यान रखो, ये फिगर कैसे बनेगा। और देखो बेटा ध्यान रखना, आपका एग्जाम पास आने वाला है, मैंने आपसे एक बात बोली था, ऑलवेज ट्राई करो। देखो आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मैथ्स भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है। आप हर तरह के क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते, तो अपना मोटिव हमेशा ये रखो कि अननोन को नोन में बदलो। जो आपको क्वेश्चन दे दिया है, आप ट्राई करो कैसे भी करके जो क्वेश्चन आपने आज तक पढ़े हैं, जो टीचर ने पढ़ाए हैं, आपका फोकस ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके मैं इस क्वेश्चन को अपने जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखे हैं उसके आसपास ले जाऊं, उससे लिंक कर दूं। अगर आपने वो काम कर दिया ना तो क्वेश्चन आपके हाथ में। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेम काम वही किया है जो मैंने अल्टीट्यूड पढ़ाया था, मैंने उससे लिंक कर दिया इसको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फिगर से क्या है, मुझे लिंकिंग में मदद मिल जाती है कि सर सेम फिगर मैंने वहां देखा है, मतलब इसको लिंक कर सकता हूं। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें फिगर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फिगर अगर सेम होता है तो हमको हेल्प मिल जाती है कि भाई उस तरह का फिगर मैंने उस केस में देखा था तो ये उस केस की तरह हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? नोन को अननोन को नोन में कन्वर्ट करो, तब क्वेश्चन में कन्वर्ट। ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे पूछा है बेटा, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइंस। कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइंस, आपको 2 स्क्यू लाइंस दे रखी हुई है, और बेटा आपसे क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चनों करने का तरीका समझिए। एग्जामिनर ने क्या बोला हुआ है, एग्जामिनर ने बोला हुआ है कि भैया मुझे इन दोनों स्क्यू लाइंस की मिनिमम डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो बेटा, मिनिमम डिस्टेंस निकालो। बेटा प्रॉब्लम की बात ये है कि स्क्यू लाइंस जो होती हैं, मान लो एक मेरी इस तरह से है तो दूसरी मेरी इस तरह से निकलेगी, ठीक है। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आगे निकलती चली जाती है इस तरह से, और ये इस तरह से आगे चली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जो इस पूरी लाइन के अंदर एक कभी कोई ऐसा पॉइंट एक आएगा जब ये एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली ऊपर नीचे चली जाती है, ठीक है। बट कब आता है वो मुझे नहीं पता। क्या सभी को समझ में नहीं आया? आगे ऐसे निकलती चली जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वर्टिकली ऊपर नीचे होगी बेटा, वो मेरी मिनिमम लाइन होगी। क्या बेटा, वो क्या होगी, मेरी मिनिमम लाइन, ठीक है। जैसे ही मैं इधर आगे बढ़ा, ये इधर चली गई, अब दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ी नहीं बढ़ी। तो बेटा देखो इस अब मेरे पास एक ऑप्शन, या फिर तो आप इस पॉइंट को निकालने बैठो, या फिर तो आप इस पॉइंट को निकालने बैठो। और बेटा सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, बेटा सेकंड ऑप्शन बोलता है कि भैया इस लाइन के इस जो ये लाइन है ना, इस लाइन को एक प्लेन में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो, प्लेन में, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन थी उसको भी एक प्लेन में कन्वर्ट कर दो। क्या सभी को समझ में नहीं आया? और प्लेन इस तरह से बनाओ कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, दोनों एक दूसरे क्या हों, पैरेलल हों। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक बार जो इनकी जो मिनिमम दूरी एक बार टच की थी ना बेटा, वही मिनिमम दूरी बेटा पूरे प्लेन में रहेगी नहीं रहेगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? तो करने का तरीका, पहले प्लेन में कन्वर्ट करो, और प्लेन के बाद जब आपके दोनों प्लेन निकल जाएं तो बेटा दोनों के फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन से बेटा अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। अब सब प्लेन में कन्वर्ट कैसे करूं? तो बेटा एक बात सोचो कि ये जो लाइन है और जो ये जो लाइन है, ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों के एन का क्रॉस करता हूं, अगर मैं इन दोनों के एन का क्रॉस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो लाइन मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। होगा नहीं होगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये जो n1 क्रॉस n2 होगा बेटा, वो दोनों प्लेन्स के लिए, वो दोनों प्लेन्स के लिए डायरेक्शन का काम कर देगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? वो मैंने वापस पर फिगर बना देता हूं, एक लाइन मेरी ये रही, एक लाइन मेरी ये रही, ठीक है ना। हाँ, और इसके लिए, ठीक है। तो अगर जो मैं इनके पैरेलल लाइन खींचूंगा तो बेटा वो दोनों प्लेन्स के लिए, जो मेरे पास दो प्लेन बने हुए थे, ये इन दोनों प्लेन्स के लिए बेटा मेरे पास नॉर्मल की तरह काम करेगी, ठीक है। तो बेटा देखो मेरे पास नॉर्मल निकल गई, ठीक है ना। और लाइन गिवन है तो लाइन के साथ आपको पॉइंट भी पता है। क्या पता है? पॉइंट भी पता है। तो जब मैं प्लेन 1 निकालूंगा तो डायरेक्शन तो ये हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा पहली वाली लाइन का। जब प्लेन 2 निकालूंगा तो डायरेक्शन तो यही रहेगा और पॉइंट हो जाएगा दूसरी वाली लाइन का। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो पहला काम मैंने क्या किया, डायरेक्शन निकाल लिया n1 क्रॉस n2 से। n1 क्रॉस n2 से बेटा मेरा डायरेक्शन आ गया -1 2 और -1, ठीक है। तो पहला प्लेन का निकलेगा, पहला प्लेन निकलेगा, उसके लिए पॉइंट क्या होंगे 1 2 1 3 3 1 3 3। तो मेरे पास क्या निकल गया बेटा, देखो मेरे पास निकल गया 1 3 3 से, क्या निकल गया 1 3 3 से। तो x पहले तो डायरेक्शन x इंटू -1 माइनस एक्स, एक्स इंटू -1 माइनस एक्स और 2 इंटू वाई प्लस वाई
-1 इंटू जेड माइनस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या होगा बेटा, पॉइंट इंटू डायरेक्शन, याद है ना, एन आर डॉट एन इज इक्वल टू आर डॉट ए, तो एक निकलेगा बेटा -1 इंटू -1 3 इंटू 2 +6, ठीक है ना। और एक काम और करो बेटा, एक काम और करो, देखो डायरेक्शन जो रेशियो मेरे पास निकला है बेटा, देखो नेगेटिव में ज्यादा निकला है, क्या निकला बेटा, नेगेटिव में ज्यादा निकला, तो क्या करो, नेगेटिव कॉमन ले लो। सर फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा बेटा, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि नेगेटिव कॉमन लेने से डायरेक्शन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कांस्टेंट अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो डायरेक्शन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या सभी को याद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो डीआर मेरे क्या आ गए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो गया x, ये हो गया 2y और ये हो गया z, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस में 1 -2 इंटू 6, ये हो गया -6, बेटा मैंने इसको मिस्टेक सही कर लीजिएगा, -6 और आखिर में 1 इंटू 3, ये हो गया बेटा प्लस का 3, ठीक है, ये आपका निकल गया पहला प्लेन, ठीक है। दूसरा प्लेन बेटा फिर से ये पॉइंट से करूंगा तो बेटा ये निकल गया दूसरा प्लेन, दो प्लेन आपको पता है क्या डिस्टेंस निकल जाएगी दोनों के बीच में, क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए बेटा अगली हेडिंग की बात करते हैं, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट और आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए लास्ट हेडिंग है, 2 पेज हैं, ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ ग्रेटेस्ट लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, बेटा क्या होता है जरा समझिएगा भाई। मान लो बेटा मेरे पास 2 प्लेन हैं, मेरे पास क्या है, 2 प्लेन है ए बी सी डी, देखो मैंने बोल दिया बेटा ए बी सी डी, मतलब जो इस बॉक्स का जो नीचे वाला प्लेन है बेटा मैंने इसको बोला ए बी सी डी, ठीक है। और जो बेटा बॉक्स का ऊपर वाला प्लेन है ए बी क्यू पी, ए बी आर पी, ए बी आर पी, जो बेटा जो ऊपर वाला प्लेन है बेटा उसको बेटा मैंने बोला प्लेन 2, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। नीचे वाले का डायरेक्शन n1, ऊपर वाले का डायरेक्शन n2, ऊपर वाले का डायरेक्शन n2, ठीक है। अब बेटा एक बात समझना, आपसे पूछा क्या जाता है कि अगर मैं ए पॉइंट से चढ़ना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मेरे पास किस एंगल पे मैं चढ़ूं कि मुझे ग्रेटेस्ट स्लोप, एक बार तो मैक्सिमम स्लोप मिले और मिनिमम स्लोप मिले। तो बेटा एक बार बताओ कि अगर मैं यहां से इधर जाऊंगा तो ये तो मेरा मिनिमम स्लोप होगा नहीं होगा, और अगर मैं ये वर्टिकल चला गया तो ये मेरा क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप होगा नहीं होगा। अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो मैंने प्रूफ इधर देखिए कि ये दोनों दूरी बराबर, ठीक है ना, बट ये वाला लाइन और ये वाली लाइन में कौन सी लाइन बड़ी, एडी और एबी में कौन सा बड़ा, हम जानते हैं एसी मेरा एडी से बड़ा, एडी से बड़ा, ठीक है, और ये दोनों तो मेरे बराबर ही हैं, तो बेटा 1/AD जो होगा बेटा वो मेरा बड़ा होगा 1/AC से, होगा नहीं होगा। और अगर मैं PQ PD से, एक तरफ PD और एक तरफ QC से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ गया tan अल्फा, ये कितना आ गया tan बीटा, ठीक है ना। और तो tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, और हम जानते हैं इंक्रीजिंग होता है तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ग्रेटेस्ट स्लोप कौन सा होता है बेटा, ग्रेटेस्ट स्लोप ऑलवेज ये वाला होता है, कौन सा, ये वाला, ये वाली जो लाइन होती है ये हमारा ऑलवेज ग्रेटेस्ट स्लोप की होती है, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात समझ में, ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन मतलब ये वाली लाइन। दूसरा बेटा हम अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, देखो अगला पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है, एपी इज द ग्रेटेस्ट लाइन, जो एपी है वो मेरा ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज ए लाइन इन ए गिवन प्लेन हैविंग मैक्सिमम एंगल विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सिंपल ये बात, सिंपल सी बात बोली कि भैया हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एपी लाइन होती है ना, वो लाइन होती है जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से मैक्सिमम एंगल बनाती है, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं इधर जैसे आगे जाते जाऊंगा ना बेटा मेरा स्लोप घटता जाएगा, मेरा स्लोप घटता जाएगा, इधर जाऊंगा पीछे की तरफ तो भी बेटा मेरा स्लोप क्या होगा, घटता जाएगा। जो एपी होगा बेटा वो हमेशा मुझे मैक्सिमम स्लोप देगा, क्या देगा बेटा, मैक्सिमम स्लोप देगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा हमने वो लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन। काम की बात, तीसरी बात बहुत काम की है, क्वेश्चन हमारा तीसरी लाइन से ही सॉल्व होगा। सब मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने बोला कि फॉर मैक्सिमा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, मतलब इट मस्ट बी का मतलब ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है एपी की, बेटा लिख लेना इट की जगह ब्रैकेट में एपी, ठीक है। इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बेटा, जो आपने दोनों प्लेन लिए हैं उन दोनों प्लेन्स के लाइन, उन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन। इसका मतलब अभी भी नहीं समझ में आया सर बेटा, अगर मैं आपसे ध्यान दूं ए
पी ए बी पी क्यू और ए बी सी डी के दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन कौन सी है बेटा, ए बी है कि नहीं है, ए बी मेरी इंटरसेक्शन लाइन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एपी और जो ए बी है ना बेटा आपके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर मैं पी को और कहीं पे भी ले गया ना तो बेटा ये इसके परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। क्या सभी को समझ में नहीं है? अगर मैं आगे ले गया तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये एपी रहेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़े। तो सर क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, क्वेश्चन ऐसे करना है, पहले तो आपको ए बी का डायरेक्शन निकालना है। किसका डायरेक्शन निकालना है, ए बी का। सर ए बी का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, अरे अभी तो बताया था कैसे, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2 से मुझे क्या मिल जाएगा, इस ए बी का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ये लाइन मेरी L है, मान लो ये मेरी L1 है और ये मेरी L है, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले तो ये निकाल लूंगा और उसके बाद L1 डॉट L2 करके क्या करूंगा बेटा, L डॉट L1 करके क्या करूंगा, 0 कर दूंगा, तो बेटा मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा AL निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो स्टेप क्या करो, फाइंड DR ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन के DR निकालो, L1 और N1 और N2। ये समझ में आया ना, इंटरसेक्शन लाइन कौन सी होगी बेटा, ये वाली AB की बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख देना नोट्स के अंदर AB, ठीक है ना। उसका क्या लगो, फाइंड DR ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ए इंटरसेक्शन प्लेन ऑफ टू नॉर्मल दिस दैट, कुछ नहीं, फाइंड देन यूज दिस पॉइंट टू फाइंड द इक्वेशन। बेटा वही लिखा हुआ है कि जो लाइन मैंने मानी है ना, जो लाइन मैंने मानी है उसको L मान के दोनों को परपेंडिकुलर कर दो, क्रॉस कर दो, Li इंटू N2। क्लियर हुआ? फाइंड DR ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द इंटरसेक्शन प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है, एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ABCD। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है बेटा, एज्यूम प्लेन 4x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 0 इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ग्रेटेस्ट स्लोप इन द प्लेन। बेटा देखो एग्जामिनर इस लाइन को बोलेगा बाकायदा, ग्रेटेस्ट स्लोप इन द प्लेन 2x प्लस y माइनस 5z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट 2 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने निकाला Li का मतलब इंटरसेक्शन लाइन, Li का मतलब इंटरसेक्शन लाइन। तो बेटा ये कितना निकलेगा बेटा, L1 L2 का क्रॉस, तो ये कितना आ गया 2 1 माइनस 5 4 माइनस 3 7, तो बेटा यहाँ से मेरा निकल गया 4 17 5 4 17। अब बेटा सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट बेटा थोड़ा सा चेंज करूंगा, अच्छा ये बोल रहा है क्या, हाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। अब बेटा देखो एक बात जरा समझना, किधर गया फिगर, ये रहा फिगर, हाँ अब देखो बेटा काम की बात समझना, मेरे पास ये Li निकल चुका है, ये मेरा निकल चुका है Li, ठीक है बेटा। ये जो बड़ा वाला प्लेन ना ABQ, ये इसका नॉर्मल ये निकलेगा नहीं निकलेगा N2, ठीक है। तो N2 जो होगा इधर मान लू N2 को मैं, ये N2 हो गया मेरा, वापस बना रहा हूं, ये मेरा क्या था Li, ये क्या था L2। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ये क्या था N2। तो बेटा ये बताओ ये जो लाइन है वो N2 के भी परपेंडिकुलर और Li के भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो ये L क्या हो जाएगा, Li इंटू N2, Li इंटू क्रॉस N2। तो बेटा ये क्या हो गया, फर्दर मेरे पास कहाँ गया, हाँ उसके बाद पहले तो मैंने Li निकाला N1 क्रॉस N2 से, और बेटा उसके बाद में क्या निकालूंगा, वापस L निकालूंगा किससे बेटा, N2 क्रॉस Li से। L कैसे निकलेगा बेटा, N2 क्रॉस Li से। तो बेटा क्रॉस किया, बेटा मेरे पास आ गया 3 1 माइनस 3। तो वहां से कितना आ गया, पॉइंट कितना था 2 1 1, और इससे डायरेक्शन कितना आ गया 3 1 माइनस 1, तो 3 1 माइनस 1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर आपको याद ना रहे तो आप बेटा इसको सीधे लिख भी सकते हो। कैसे, देखो मैंने क्या किया एक बार समझा देता हूँ, मैंने क्या सीधे लिखा रहा हूँ मैं आपको। मेरा Li क्या था बेटा, Li था मेरे पास N1 क्रॉस N2, ठीक है। L क्या था बेटा मेरे पास, L था बेटा N1 क्रॉस Li, ये था नहीं था। तो बेटा L को मैं क्या बोल सकता हूँ, N2 L को बोल सकता हूँ N2 में, L को मैं क्या बोलूंगा, L को बोल दूंगा बेटा मैं N2 क्रॉस ब्रैकेट में N1 क्रॉस N2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो वापस फिर एक बार बोल देते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों के प्लेन को N1 और N2 के प्लेन को क्रॉस करके Li निकाला, ठीक है। और Li के बाद जो मुझे AP प्लेन चाहिए था ना, AP जिसका लॉन्ग चाहिए था, उसका N2 से बेटा इसको मैंने क्रॉस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? N2 मतलब ये वाला प्लेन, जिसके अलॉन्ग मुझे निकालना है, वो मेरा क्या है Ni है, ठीक है ना।
ठीक है। ये मेरा एल है, ये मेरा एल है, ये जो जा रहा है ना ये इसका, ये मेरा एल है। वापस एक बार सब कुछ बता देते हैं बेटा, देखो, हाँ ये मेरा एल, ये मेरा एल आई, इसके जो पैरेलल होगा ये मेरा N2, और जो इसके पैरेलल था ये मेरा N1। तो पहले N1 और N2 को क्रॉस करके मैंने Li निकाला, और फिर वापस Li और L2 को क्रॉस करके बेटा मैंने L निकाला। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और आपका सिलेबस यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय टू।